टॉक्स में फिर से एक बार स्वागत है। और दोस्तों, आप दिन भर साथ रहे और हमने आज एक रिकॉर्ड भी बनाया। करीबन 55 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा इस शो को, और उसकी वजह ये थी कि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो रविकांत साहब हों या अभिषेक हों या अरोड़ा साहब हों या संदीप जी हों या अशोक वानखेड़े टाइगर हो, कहीं ना कहीं एक सटीक विश्लेषण रहा और जैसा जैसा कहते गए वैसा वैसा देखते गए। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल, द बिगेस्ट क्वेश्चन वो ये है कि क्या नायडू बाबू और नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, ये दोनों जो शख्सियत हैं, दोनों बड़े नेता हैं, एक बिहार से हैं, एक आंध्र प्रदेश से, क्या नायडू बाबू और नीतीश कुमार, क्या ये मोदी जी के साथ जाएंगे N+N+N, नायडू, नीतीश और नरेंद्र, क्या ये एक तिगड़ी बनेगी, या फिर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं इस वक्त शरद पवार से, अखिलेश यादव से, और उधर नायडू बाबू वो डीके शिव कुमार जो कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनके संपर्क में, शरद पवार की भी बातचीत हो रही है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें नायडू बाबू और ये जो साथ में उनके हैं डीके शिव कुमार, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर्नाटक के, बल्कि कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर है, ये इनके टच में है। सवाल इस बात का है कि क्या अब नरेंद्र मोदी की सरकार बन पाएगी? क्या बैसाखियों पर चलकर नीतीश कुमार शपथ ले पाएंगे? एक बिग क्वेश्चन है। या फिर नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, क्योंकि जैसा कि उनके भतीजे ने कहा या तेजस्वी ने कहा कि चाचा असली गेम 4 जून के बाद खेलेंगे। और मुझे लगता है कि आज की रात फिर कयामत की रात है, क्योंकि रात भर हर जगह कार्रवाई चलती रहेगी। और मेरा जहां तक सोर्सेस कह रहे हैं कि सीताराम येचुरी से लेकर शरद पवार सब के सब कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल करने जा रहे हैं, जिस पर नजर अमित शाह की। खास मेहमान हमारे साथ है, हमारे साथ रविकांत है, प्रोफेसर रविकांत साहब। और मैं रविकांत साहब सबसे पहले बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आपने कहा कि खेला होने जा रहा है, और एग्जैक्ट आपने फिगर बताए कि बीजेपी 40 के ऊपर नहीं जाएगी। और मैं माफी मांगता हूं आपसे, मैं माफी मांगता हूं, सो सॉरी कि मैंने आपको बार बार टोका एक एंकर के तौर पे कि नहीं हो सकता। लेकिन रविकांत जी आप डटे रहे, और मैं सही बता रहा हूं, सैल्यूट करता हूं कि जिस बेबाकी के साथ आपने फिगर रख के, आप पहले शख्स थे जिसने कहा कि बीएसपी से वोट स्प्लिट हो रहा है, हाथी से उतर के साइकिल पे जा रहा है 3 महीने पहले, और वो चीज हमने आंखों से देखा। तो हमारे साथ रविकांत साहब हैं, संदीप मनुधने साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और डेटा के एक्सपर्ट है। सुबह से जो डेटा को एनालाइज कर रहे हैं वो वाकई कहीं ना कहीं आंखें खोलने वाला है। हमारे साथ अभिषेक है, अभिषेक ने बिहार पे जो भी जानकारी दी, और अभिषेक को मैं इसलिए आज मैंने बुलाया है खास तौर पे आप लोगों के लिए, क्योंकि अभिषेक कहीं ना कहीं जो रडार है नीतीश को पकड़ने वाली, अगर कोई पत्रकार मेरे जहन में, अगर किसी के पास वो रडार है हिंदुस्तान में, तो अभिषेक कुमार के पास वो रडार है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ न्यूयॉर्क से वकील साहब, सीनियर एडवोकेट, और मैं बता दूं अशोक अरोड़ा वो शख्स हैं जिनके जूनियर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़। सर एम आई राइट सर? ये सभी जूनियर अरोड़ा साहब, एम आई राइट? मैं सही बोल रहा हूं? चंद्रचूड़ साहब आपके जूनियर हैं? बिल्कुल जूनियर, अगर जी जूनियर है तो सारे। तो इनसे भी बात होगी कि क्या द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति, क्या वाकई अगर नरेंद्र मोदी को बुलाएंगी या जिसकी सरकार बन रही उसको बुलाएंगी, बहुत सी चीजें बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा रविकांत जी से। रविकांत जी, नरेंद्र मोदी अपने पैरों पर तो अब शपथ नहीं ले सकते, वो संख्या उनके पास नहीं है। लेकिन हां, अगर एक तरफ बैसाखी हो नायडू की और एक तरफ बैसाखी अगर नीतीश कुमार की हो, बैसाखियों पर शपथ ले सकते हैं। क्या वो बैसाखियां उनके साथ चलेंगी या कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पाला बदलेंगे? प्रोफेसर रविकांत। शुक्रिया दीपक जी, और तमाम दर्शकों को भी बहुत आभार, बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने मेरे ऊपर इतना भरोसा किया। नहीं, जो डॉक्टर साहब आपने बोला, देखिए ये तो झूठ बोल नहीं सकते। मैं प्रदीप गुप्ता तो होने को एग्जिट बोल आया हूं। जिसको देखना है, जिस मेरे मित्र को देखना है, मेरी टाइमलाइन पे जाए, वीडियोस देख ले, वो वीडियो है, मैंने कोई वीडियो डिलीट नहीं किया है, तो वो जाके देख सकता है। रविकांत साहब ने जो बोला, डॉक्टर साहब जो आपने बोला वही बोला है मैंने। देखिए, पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी आदी नहीं है इस तरह की सरकार चलाने के। नंबर 2, जो उनकी शख्सियत है कि वो फैसले हमेशा
अपने दम पे लेते हैं और वो किसी को कुछ समझते नहीं है। ये उनकी टेंडेंसी है, ये उनकी प्रवृत्ति में है। इस बार वो कैसे करेंगे, पहली बात। दूसरा ये भी है कि बिना सत्ता के नरेंद्र मोदी रह भी नहीं सकते, तो फिर वो कुछ भी करने की स्थिति में आएंगे और वो बैसाखियों के सहारे ही सही वो कोशिश करेंगे कि वो सरकार बनाए। लेकिन दीपक जी मैंने आपका ट्वीट पढ़ा है और आपने जो सच लिखा है कि ये वो नरेंद्र मोदी है जो इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं। अभी तो ऐसा कोई सगा नहीं है, ऐसा कोई सगा नहीं, ठगा नहीं। जी। तो ये जो गुजराती लॉबी है ये इस्तेमाल करना बखूबी जानती है। तो ये हो सकता है कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के कंधों पर सवार होकर के शपथ लेना चाहें, लेकिन क्या नीतीश बाबू आएंगे, चंद्रबाबू नायडू आएंगे? और मुझे तो नायडू बाबू का वो वीडियो याद आ रहा है जिसमें नरेंद्र मोदी खींच रहे हैं, वो आ नहीं रहे, मुझे वो याद आ रहा है। दूसरा, नीतीश कुमार को लेकर के मतलब व्यक्तिगत मेरी भी पीड़ा है कि वो व्यक्ति जिसने बिहार में 15 साल से ज्यादा सरकार चलाई, अभी भी मुख्यमंत्री है, सामाजिक न्याय का एक बड़ा नायक, वो आदमी नरेंद्र मोदी के पैरों में नतमस्तक होता है। वो दिन मेरे लिए बहुत बुरा था जी। आज नीतीश कुमार जब किंग मेकर की स्थिति में है तो क्या वो इस और दूसरा अपमान भी देखा हम लोगों ने कि उनके हाथ में वो चाइनीज खिलौना कमल वाला पकड़ा दिया था जिसको झुनझुना को बजाना था जी। बेहद अपमानजनक था नीतीश कुमार के लिए, बिहार के लोगों के लिए, सामाजिक न्याय की जो राजनीति को जानते समझते हैं, जो उस विचारधारा में विश्वास करते हैं, उनके लिए भी बेहद तकलीफ देह था। इसलिए नीतीश कुमार हरगिज नहीं जाएंगे। और नीतीश कुमार तो वो है कि जिन्होंने इंडिया अलायंस के सूत्रधार की भूमिका अदा की, जाति जनगणना का एजेंडा लेकर के नीतीश कुमार शुरू हुए थे, अलायंस की शुरुआत उन्होंने की, वो बात अलग है कि बाद में वो चले गए, लेकिन नीतीश कुमार को यहां आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई संकोच नहीं होगा, क्योंकि यहां कोई ऐसी बदमजगी नहीं हुई। तेजस्वी यादव ने भी जितनी बार बोला हमेशा सीमा में रह करके बोला। राजनीति में आलोचना तो होती है, पलटू चाचा वगैरह उन्होंने कहा, लेकिन कभी उन्होंने एक कटु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। और पिछले एक सप्ताह से तो वो इशारा भी कर रहे थे कि चाचा तो सामाजिक न्याय के साथ आएंगे, और मुझे लगता है कि ये इशारा सिर्फ एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ से है। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि सरकार जब बनेगी तो इंडिया अलायंस की, तो उसमें बड़ी भूमिका में नीतीश कुमार होंगे और चंद्रबाबू नायडू भी होंगे। अब देखना ये है कि वो भूमिका क्या होती। मैं दोस्तों की खबर दे दूं, बड़ी खबर दे दूं, ब्रेकिंग न्यूज की। इस वक्त अमित शाह और नड्डा एक बार फिर बैठक कर रहे हैं, और ये बैठक कल की बैठक को लेकर एनडीए में, और कोशिश ये हो रही है कि नीतीश कुमार को कन्विंस करके लाए। नायडू बाबू भी आएंगे, और बाकी जो अजीत पवार हैं, जो एनसीपी ग्रुप के हैं, गुट के हैं, और एकनाथ शिंदे, जो शिवसेना तोड़ी गई थी, बागी शिवसेना, उस गुट के एकनाथ शिंदे, वो भी कल आएंगे। लेकिन मैंने कहा ना, दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नीतीश कुमार और कहीं ना कहीं नायडू बाबू। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा अभिषेक से, फिर मैं संदीप जी के पास आ रहा हूं, थोड़ा सा और मैं इस क्वेश्चन को डाइसेक्ट करूंगा। अभिषेक, पटना से क्या खबर आ रही है? ललन सिंह वगैरह ये सब लोग कहां हैं? मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो लोग हैं कहां पर हैं इस वक्त? देखिए, सभी लोग पटना में ही जमे हुए हैं, और जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो चल रहा है वो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं उस नंबर को एनालाइज कर रहे हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की जो कलेक्टिव स्ट्रेंथ है आगामी लोकसभा में 28 या 29 सीटों की हो रही है जी। यानी ये आंकड़ा 291 से घटकर 262 या 263 पर आ रहा है। और ये नंबर अगर ऐड होता है एनडीए गठबंधन के 234 सांसदों में, पप्पू यादव को भी जोड़ दीजिए, उसमें एक आध और सांसदों को जोड़ दीजिए, तो ये नंबर पहुंचता है 263-64 के आसपास। अब सवाल उठता है कि 263-64 नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हो भी जाते हैं तो ये आंकड़ा 272 तक कैसे पहुंचेगा? तब ये आंकड़ा पहुंचता है 272 का जब
प्रधानमंत्री का पद महाराष्ट्र को देने की नौबत आती है, यानी शिंदे गुट के सांसद और अजीत पवार के सांसद, ये दोनों दूसरी तरफ जाते हैं। नरेंद्र मोदी को समर्थन देने के लिए कतई नीतीश कुमार की पार्टी के लोग तैयार नहीं है। चंद्रबाबू नायडू कतई तैयार नहीं होंगे, इस बात की भनक तो आज ही मिल गई जब उन्होंने प्रेस से बात करने से मना कर दिया। अब स्थिति ये होती है कि शपथ जो दिलाई जाएगी नरेंद्र मोदी को, ये तो तय है कि न्योता मिलेगा भी, न्योता स्वीकार भी किया जाएगा। असली खेल दीपक जी होना है स्पीकर के चुनाव में, जो पहले सत्र का पहला दूसरा दिन होगा। प्रोटेम स्पीकर सांसदों को शपथ दिलाएगा और स्पीकर का चुनाव ही असली फ्लोर टेस्ट होगा। स्पीकर के चुनाव में ही नरेंद्र मोदी की ताकत पता चलेगी और उसी दिन जी नीतीश कुमार 1,10,000 लोग देख रहे। संदीप साहब, 1,10,000 लोग देख रहे इस वक्त आपको। जी बोलिए दीपक जी, आपकी क्रेडिबिलिटी है और जिस प्रकार से अल्टरनेटिव मीडिया में लोग, नहीं मेरी क्रेडिबिलिटी नहीं है, दोस्तों का प्यार है, दोस्तों का हौसला है। और जो भी मैंने खबर करी, कोशिश करी कि मैं हर स्टेट के भीतर जाऊं, और जो भी डेटा मैंने फिर अपने दोस्तों से कहा है कि आप टाइमलाइन में जाइए, सारे वीडियोस देखिए। किस तरह से रविकांत जी ने आज से महीने भर पहले कह दिया था कि राहुल गांधी के पर्सनल असिस्टेंट किशोरी लाल जीत रहे और कारण बताए थे, और मैंने वहां पर कई बार बातचीत भी की। खैर बहरहाल ये अलग बात है। क्या नीतीश कुमार मोदी के साथ जाएंगे या राहुल गांधी की तरफ आएंगे? नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ जाएंगे, ये पार्टी के लोकसभा वाले लोग तो नहीं चाहते हैं, विधानसभा वाले लोग नहीं चाहते हैं। संजय झा और अशोक चौधरी जैसे राज्यसभा और विधान परिषद वाले लोग जरूर चाहते हैं, लेकिन उनकी भूमिका अब काफी सीमित हो गई है पार्टी में। ये करीब क्या मुझे आप ये अभिषेक क्या आप बता सकते हैं कि इस वक्त नीतीश कुमार के साथ कौन कौन लोग बैठे, लल्लन सिंह बैठे, कौन कौन बैठे, और इस वक्त जेडीयू में क्या मीटिंग चल रही, उनका माइंडसेट क्या है इस वक्त? माइंडसेट क्या है दीपक जी? क्या चाहते हैं नीतीश कुमार? नीतीश कुमार के आसपास अभी जो कोर ग्रुप है, उस कोर ग्रुप में सबसे बड़ी भूमिका वशिष्ठ नारायण सिंह की है, जो राज्यसभा के सांसद रहे और राष्ट्रीय जनता दल के साथ सहयोग के, यानी सेकुलर फोर्सेज के साथ रहने के हिमायती बताए जाते हैं। दूसरा नाम इसमें लिया जाता है विजेंद्र प्रसाद यादव का, और फिर ललन सिंह का नाम इसके साथ लिया जाता है। इसके अलावा जो पुराने समाजवादियों का उनका खेमा है, जो बिहार के कुछ लोग हैं या बिहार के बाहर के लोग हैं, सक्रिय राजनीति में है या आंदोलनों से जुड़े हुए लोग हैं, इन सब का नीतीश कुमार के ऊपर बहुत दबाव है कि नरेंद्र मोदी के साथ नहीं जाना है। इसी तरह का दबाव चंद्रबाबू नायडू के पास है। लेकिन सबसे पहले ये देखना होगा कि आखिर कल जो बैठक होती है, चंद्रबाबू नायडू दिल्ली लैंड करते हैं, संभव हुआ तो नीतीश कुमार भी आएंगे, ये दोनों आते हैं तो रेड कारपेट किसका ज्यादा महंगा होता है, किसके रेड कारपेट पर पैर रखना ये पसंद करेंगे। क्या ये 24 अकबर रोड तो नहीं, राजाजी मार्ग यानी मल्लिकार्जुन खड़गे जो इंडिया अलायंस के अध्यक्ष हैं, क्या उस आवास की तरफ रुख करेंगे या सीधे प्रधानमंत्री आवास की तरफ वो रुख करेंगे? इसी पर सब कुछ निर्भर करता है। चलिए, खैर आज की रात कयामत की रात है। आज की रात जैसे बीती रात कयामत की रात थी, आज की रात भी कयामत की है। और दो शख्स हैं जिनके मुट्ठी में इस वक्त मोदी सरकार बनाएंगे नहीं बनाएंगे, ये इस वक्त नायडू और नीतीश कुमार के हाथ में है। वो नायडू और नीतीश कुमार जिन्होंने 6 महीने पहले मोदी हटाओ अभियान शुरू किया था। दोस्तों, मोदी हटाओ अभियान शुरू किया था नीतीश कुमार ने। जो इंडिया अलायंस है वो नीतीश कुमार की बनाई हुई वही सूत्रधार है। संदीप जी, क्या लगता है आपको, क्या इनिशियल प्रेशर में नायडू बाबू या नीतीश कुमार सपोर्ट कर सकते हैं, और बाद में ये जो सरकार अगर मोदी जी बनाते हैं ये फ्लोर ऑफ द हाउस में गिर जाए, बहुमत साबित ना कर पाए, नीतीश जो है फ्लोर ऑफ द हाउस में सरकार गिरा दें और उसके बाद इंडिया अलायंस आए? आपको क्या लगता है? बॉडी लैंग्वेज देख के आज आपको क्या लगा? क्या मोदी जी अंदर से पहली बार आपको सहमे हुए दिख रहे हैं? आपके प्रश्न का जवाब मैं 2 अपीलों के रूप में देना चाहूंगा। मेरी पहली अपील लगभग 1.5 लाख दर्शकों से जो इस वक्त देख रहे हैं वो ये है कि पिछले 1 साल से दीपक शर्मा जी का एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल था जो उन विषयों पे बात कर रहा था जिस पर दूसरे छूने से भी डरते थे। दीपक शर्मा जी ने लगातार उन सेंसिटिव टॉपिक्स को उठाया जो दूसरे लोग कन्नी काट के गली से निकल जाते थे गोलमोल बातें करके।
आप सब लोगों को कमेंट थ्रेड में दीपक शर्मा जिंदाबाद लिखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने नहीं साहब, मैं बहुत छोटी चीज हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ सर। कमेंट थ्रेड में दीपक शर्मा जिंदाबाद लिखिए, क्योंकि ये हैं एक सच्चे जर्नलिस्ट, सबूत है इनकी टाइमलाइन यूट्यूब की। और आप चैनल को ना केवल सब्सक्राइब करें, घर के 3 लोगों से अभी के अभी सब्सक्राइब करवाएं। ये मेरी पहली अपील। अब मेरी दूसरी अपील, चंद्रबाबू नायडू के बारे में, टीडीपी के बारे में मैं मोदी के समर्थकों से अपील करने जा रहा हूं। यह है आपके प्रश्न का उत्तर। दीपक जी शांति से सुनिएगा जी। पिछले 2.5 महीने से भूतपूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमें लगातार यह बताते रहे कि मुसलमानों को आरक्षण देके SC ST का आरक्षण चोरी किया गया। भाषण दर भाषण दर भाषण दर भाषण मोदी जी ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन किया और बार बार बोला कि कांग्रेस पार्टी UPA हमेशा मुसलमानों को आगे रखती है और SC ST का आरक्षण छीन लेती है। यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए। मोदी के तमाम समर्थक सोशल मीडिया पे पूरी तरह से इस पर आग उगलते रहे, भयानक ट्रोलिंग सबकी करते रहे, कांग्रेस को गालियां देते रहे। मैं उन करोड़ों समर्थकों से बोल रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी को टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू से अलायंस करने से रोक लीजिए। चंद्रबाबू नायडू एक सच्चे सेक्युलर साउथ इंडियन हैं। चंद्रबाबू नायडू हिंदू मुस्लिम एकता में यकीन करते हैं। चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के हिमायती हैं। चंद्रबाबू नायडू सजदा करने को गर्व महसूस करते हैं। चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों की टोपी पहनकर शर्म का एहसास नहीं करते। वो एक सच्चे सेक्युलर हैं। अगर आप एक मोदी समर्थक हैं, आप इसके ठीक विपरीत मूल्यों में यकीन करते हैं। आपके मूल्यों को कोई ऐसे धता बता देगा, आपके मुंह पर आपके मूल्यों पर थूक देगा और आप उसको स्वीकार कर लेंगे। मुझे तो यकीन नहीं आता कि मोदी के समर्थक बिल्कुल भी इस बात को मानेंगे। पिछले 2.5 महीने के व्यवहार को देखते हुए तो बिल्कुल नहीं लगता। मोदी समर्थकों से मेरी अपील है, रोक लीजिए मोदी जी को टीडीपी के साथ अलायंस करने से, क्योंकि वो उन मूल्यों के खिलाफ है जो मूल्य नरेंद्र मोदी जी स्वयं अपने भाषणों में आपको सिखाते आए हैं। ये संदीप भाई समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन है, एक बहुत गहरा विरोधाभास है। यानी जो राजनीति नायडू बाबू की है, उसके ठीक विपरीत राजनीति और माइंडसेट जो है वो नरेंद्र मोदी का है। क्योंकि नायडू बाबू को जेल भेज दिया गया था, ईडी के इनके ऊपर जांचें थी, सीबीआई के उनके ऊपर केस कर दिए गए थे। इस वजह से कहीं ना कहीं नायडू बाबू कंप्रोमाइज हुए। अदरवाइज खुलकर नायडू बाबू ने नरेंद्र मोदी हटाओ कैंपेन स्टार्ट कर रखा है और नरेंद्र मोदी और नायडू बाबू में नहीं बनती है वैचारिक रूप से। अब मैं जरा अरोड़ा साहब के पास जाना चाहता हूं। अरोड़ा साहब, इस वक्त आप न्यूयॉर्क में, और चूंकि आप चंद्रचूड़ साहब आपके जूनियर रहे हैं, एक सवाल बस मैं करना चाहता हूं बड़ा क्लैरिटी के साथ, क्योंकि देखिए हम कोई वकील नहीं है, आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, और बाकी पैनलिस्ट भी हमारे लीगल एक्सपर्ट नहीं है। बहुत आसानी से समझाइएगा कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, मोदी जी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, ये फैक्ट है, क्या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को प्रेसिडेंट बुलाकर ही रहेंगी? क्या ये संविधान में लिखा हुआ है? क्लैरिटी के साथ बताइए। देखिए दीपक जी, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा और मेरे को लगता है कि यही सवाल आज 140 करोड़ के दिमाग में घूम रहा है। तो आवाज पे जो कानून है, कानून ये है जो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा डिफरेंट जजमेंट्स में कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इज नॉट ए मैजिक स्टिक। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को ही बुलाना ये मैजिक स्टिक नहीं है। जो राष्ट्रपति की ड्यूटी है, रिलीजियस ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी जिसको कह लो, वो ये है कि कौन व्यक्ति एक स्थिर सरकार दे सकता है। अब सबसे बड़ी बात, स्टेबल गवर्नमेंट कौन देगा? जो पहले खुद स्टेबल होगा। अगर उसको खुद ही लगे कि ये बंदा ही अनस्टेबल है, मैं आपको 3 चीजें बताता हूँ। आपकी आवाज धीमी है, थोड़ा सा वॉल्यूम तेज करिए अपनी। मैं कह रहा हूँ दीपक जी कि अगर व्यक्ति अनस्टेबल है तो वो स्टेबल गवर्नमेंट कैसे परफॉर्म कर सकता है, कैसे प्रोवाइड कर सकता है? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है
कि पिछले 14-15 भाषण, मैं सारे इनके पूरी तो कोई स्पीच इनकी सुन ही नहीं सकता क्योंकि वो नफरत के वर्ड और वो सारे सब जगह घूमते रहते हैं। कम से कम 14-15 भाषण नरेंद्र मोदी के ऐसे हैं जिसमें उन्होंने 2 ऑफेंस किए हैं। एक तो क्रिमिनल ऑफेंस किया है जो नफरत फैलाना, और दूसरा एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ऑफेंस किया है जिससे कि अगर करप्ट प्रैक्टिस से आपका इलेक्शन भी सेटिसाइड हो सकता है और 3 साल सजा भी हो सकती है। तो हर 15 स्पीचेस में इनको 6-6 साल की सजा हो सकती है उस व्यक्ति को, तो 90 साल की सजा तो ये हो गई। दूसरी बात, इनका इलेक्शन खुद तो डूबेंगे सनम, तुम्हें साथ ले डूबेंगे। एक भी जज, मैं पिछले 50 साल से कानून पढ़ भी रहा हूं, पढ़ा भी रहा हूं, एक भी जज हिम्मत वाला आ जाए तो इट इज एज गुड एज मैथमेटिक्स। वो जहां जहां इन्होंने स्पीचेस दी हैं, इनका अपना इलेक्शन भी सेटिसाइड होगा और वो सारे इलेक्शन सेटिसाइड होंगे जहां जहां इन्होंने किसी की भी व्यक्ति के फेवर में स्पीच दी है। वो सारे इलेक्शन 4 दिन में, अच्छा जज हो तो कहे लाइए रिप्लाई लाइए, जैसे जस्टिस संजीव सिन्हा ने कहा रिप्लाई 15 मिनट में मेरे को पूछ के बताइए। 4 दिन में इनके इलेक्शन सेटिसाइड हो जाएंगे सारे, सबके, इनका अपना भी। अब एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट जो संदीप जी ने बात कही, वो उसका मैं महत्व, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ता हूं और क्रिमिनल लॉ भी पढ़ता हूं, लेकिन थोड़ा जल्दी और शॉर्ट में अरवा साहब सारी बात खत्म कर दूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि स्टेबल गवर्नमेंट की बात कहता है। अब क्रिमिनल लॉ ये कहता है, देखिए ये कितना बड़ा एक दुर्भाग्य है। क्रिमिनल लॉ ये कहता है अगर आपका दोस्त आपको ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दे, आपके पैसे लेके ना दे और अमानत में खयानत कर दे, तो उसकी 3 साल सजा है। लेकिन अगर बैंक वाला 1 रुपए की कर दे तो उसकी 10 साल सजा है। क्यों? क्योंकि मैंने अपना ईमान आपको दिया है। आई कुड नेवर इमेजिन कि बैंक चीटिंग करेगा। अब मैं संदीप जी की बात है, जो अपने जो नायडू जी हैं और नीतीश बाबू हैं, इनको जो सेकुलर वोट जो मिले हैं, ये इसलिए जीते हैं क्योंकि ये अच्छे व्यक्ति हैं, ये सेकुलर हैं, ये नफरत नहीं फैलाते हैं। तो इनके करोड़ों लोगों ने अपना ईमान इनके पास गिरवी रखा है कि आप क्योंकि सेकुलर हैं, हम आपको इसलिए वोट दे रहे हैं। तो ये कैसे उस व्यक्ति के साथ जा रहे हैं जो हर रोज नफरत फैला रहा है, हर रोज मुसलमानों को गाली दे रहा है? मेरा सवाल अरवा साहब मेरा सवाल सीधा है, क्या कानून में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी उसको ही राष्ट्रपति बुलाएगी? क्या ये कंपल्शन है? मैं ये पूछ रहा हूं। बिल्कुल नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूं, सिंगल लार्जेस्ट इज नॉट द मैजिक स्टिक। अगर आपको दिख रहा है कि ये व्यक्ति, आप देखिए यूएनओ में ये बात आई, यूरोपियन यूनियन में आई, पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में आई, सब जगह ये आया, टाइम्स में ये आर्टिकल छपा, ही इज डिवाइडर इन चीफ, जिसके लिए यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन सारे और यूएनओ में लोग कह रहे हैं कि ये खाली देश को नहीं, ये दुनिया की शांति को खतरा है ये व्यक्ति, क्योंकि ये स्पीच देता है कि हम घर घुस के मारते हैं। ये घर घुस के मारते हैं, एक स्टेट्समैन की स्पीच नहीं है, ये बवाली स्पीच देते हैं ऐसे। तो जिस व्यक्ति ने इतनी नफरत फैलाई है, और मेरी जो जितना मेरा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, आज अगर आप करा ले सीक्रेट बैलेट इनके एमपीज का, सीक्रेट बैलेट अगर बीजेपी एमपीज का करा दे तो नरेंद्र मोदी की प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। चलिए खैर मैं आ रहा हूं अभिषेक के पास। अभिषेक, आपको क्या लग रहा है कि जो जेडीयू में जो लल्लन सिंह ग्रुप है, या जो आप बता रहे हैं कि जो सेकुलर ग्रुप है, क्या इस वक्त जेडीयू में 2 तरह के विचार हैं? नरेंद्र मोदी के साथ जाना है, नहीं जाना है? और अगर जेडीयू जाती है नरेंद्र मोदी के साथ, तो उनका जो पुराना अनुभव रहा है, जब नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि मेरी पार्टी तोड़ने के लिए इन्होंने मेरे सेक्रेटरी को ही अपना आदमी बना लिया, मुखबिर बना लिया। क्या जेडीयू में 2 गुट है? एक गुट मोदी जी के साथ है और एक गुट सेकुलर पॉलिटिक्स के साथ है। आपका गट फीलिंग क्या है? नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है? या लल्लन सिंह जो उनके खास आदमी है, मैन फ्राइडे है, क्या लल्लन सिंह ग्रुप इस वक्त जो लालू के भी संपर्क में है, क्या जेडीयू पर इन्फ्लुएंस डाल सकता है, नीतीश कुमार को इन्फ्लुएंस डाल सकता है कि भाई आप इधर मत जाइए, आप शरद पवार के साथ आइए, आप उप प्रधानमंत्री बनिए? दीपक जी, जेडीयू में कोई 2 गुट नहीं है, एक ही गुट है, और वो सेकुलर विचारधारा का, भारत की गंगा जमनी तहजीब को मानने वाले लोगों का गुट है। वैचारिक आधार जेडीयू का वही है। सिर्फ 2 लोग, एक भारतीय जनता पार्टी से आए हैं, राज्यसभा पहुंच गए हैं, और एक कांग्रेस पार्टी से आए हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, और उनकी नाम लेके बताइए, पार्टी के टिकट, नाम लेके बताइए। अशोक चौधरी और संजय झा। अशोक चौधरी और संजय झा,
इन्हीं दो संजय झा और अशोक चौधरी, दो व्यक्ति जो अमित शाह के लोग थे, ये इस वक्त नीतीश कुमार को अभी तक भड़का रहे थे, ये कहना चाह रहे हैं आप? दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी से सहानुभूति रखने वाले लोग हैं और इनके सिवा भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध रखने का हिमायती एक व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। लालू प्रसाद यादव के साथ सरकार चलाने में दिक्कतें हैं, ये जेडीयू के लोग मानते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दिक्कतें भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम के साथ है। अब कोई सुशील मोदी नहीं है, अब कोई अरुण जेटली नहीं है जिनके साथ नीतीश कुमार का राब्ता कायम था। अब नीतीश कुमार को अपने से अपेक्षाकृत जूनियर, राजनीति में सफलता की पायदान को काफी बाद में चढ़ने वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ काम करने के लिए जिन दो लोगों ने मजबूर किया है, उन दोनों का नाम मैंने आपको बताया। और अब जब उप प्रधानमंत्री पद, मुख्यमंत्री पद भी जनता दल यूनाइटेड के पास ही रहे, राष्ट्रीय जनता दल को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, जो जानकारी मिल रही है, सब कुछ पर विपक्ष राजी है, तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार अब वहां टिकने वाले हैं ज्यादा दिन तक। एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था, एक चीज जो मेरी जानकारी है, शरद पवार की तरफ से एक ऑफर गया है नीतीश कुमार को कि आप आइए, हमारे साथ आइए, हमारी विचारधारा एक जैसी है, आप हमारे साथ आइए, हम आपको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफर कर सकते हैं, जिस पर राहुल गांधी भी राजी हैं, खड़गे भी राजी हैं, सोनिया गांधी भी राजी हैं। क्या ममता बनर्जी राजी होंगी अगर नीतीश कुमार को ऑफर किया जाता है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और क्या नीतीश कुमार राजी होंगे इस पर? देखिए, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास, ध्यान रखिए कि 237 से 241 के बीच में नंबर आ रहे हैं, एग्जैक्ट फिगर कुछ देर में साफ हो जाएगी। तो जो बीजेपी के पास नंबर आ रहे हैं, वो नंबर बहुमत के आंकड़े से 30-35 ही कम है। 35 सांसद तकरीबन कम होंगे बीजेपी के पास अकेले दम बहुमत के आंकड़े से। तो इस परिस्थिति में जो भी लोग सीबीआई, ईडी से पीड़ित रहे हैं, या जिन लोगों को भी इस देश में सेकुलर सरकार चाहिए, उनके पास व्यक्ति के रूप में चुनने के लिए या अपनी पसंद नापसंद को जाहिर करने के लिए बहुत ज्यादा चॉइस बची नहीं है, पहली बात जी। दूसरी बात ये, शरद पवार एक ऐसे नेता है, आप बता दीजिए दीपक जी, आपने लंबे समय से हिंदुस्तान की राजनीति को कवर किया है, आप बताइए कि इस देश में कोई ऐसी पार्टी या कोई ऐसा नेता है, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी, जिसने कभी शरद पवार की मदद ना ली हो, या शरद पवार ने जिसकी खुले दिल से मदद कभी ना की हो। शरद पवार के नाम पर आपत्ति होने का दूर दूर तक कोई सवाल नहीं नजर आता। ना तो ममता बनर्जी करेंगी, ना ही अरविंद केजरीवाल करेंगे, ना ही स्टालिन करेंगे, ना ही जगन मोहन रेड्डी, नवीन पटनायक और चंद्रबाबू नायडू करेंगे, और ना ही अकाली दल करेगा जो एनडीए का हिस्सा नहीं है, ना ही एचडी देवेगौड़ा करेंगे जो एनडीए का हिस्सा है, अभी वो भी नहीं करेंगे शरद पवार के नाम पर। जी, मैं क्या मानूं, मैं अभिषेक भाई इसको क्या मानूं? क्या नीतीश कुमार अभी पसोपेश की स्थिति में थोड़ा सा कंफ्यूज है? दो जगह से ऑफर आ रहा है उनको, मोदी से भी ऑफर आ रहा है उनको, शरद पवार से भी ऑफर आ रहा है, और उनके दोनों हाथ में लड्डू हैं। तो नीतीश कुमार को सूट क्या करता है, किसके साथ जाए? शरद पवार यानी इंडिया अलायंस के साथ जाएं, या मोदी और अमित शाह के साथ जाएं? दीपक जी, गठबंधन सरकार में हर राजनीतिक दल चाहता है कि सरकार के अंदर जो सबसे बड़ा पार्टनर है वो बहुत मजबूत स्थिति में ना हो, वो सबको सूट करता है। 235-36 सांसदों वाली पार्टी के साथ कोई सहयोगी दल जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि वहां निगले जाने का खतरा ज्यादा है कि पूरी की पूरी पार्टी को कोई निगल जाए। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति क्या रही है, आप गुजरात से उठाकर अभी तक देख लीजिए, राजनीति का एक बड़ा आधार रहा है नेताओं की कथित रूप से जासूसी, चाहे अपने दल के हो या अपने दल के बाहर के हो, कथित रूप से नेताओं पर नजर रखना, ये एक बड़ी कवायद। दूसरी, जांच एजेंसियों के माध्यम से राजनीति को और विपक्ष को साधने की कोशिश, और तीसरी, इन सब से आगे बढ़कर राजनीति को, पॉलिटिक्स को कम्युनल फ्लेवर देने की एक कवायद जो भारतीय जनता पार्टी की अटल आडवाणी के दौर में नहीं थी। ठीक है, मंदिर मुद्दे के साथ मैं आ रहा हूं। एक चीज मैं दोस्तों को बताना चाह रहा हूं आप सबको, कि आज तक जो गोदी मीडिया का चैनल है, उससे कहीं ज्यादा लोग दोस्त हमारे इस जनता के चैनल को देख रहे हैं, जो हमने जनता के चैनल को डिवोट किया है, डेडिकेट किया है। इस वक्त आपके साथ लोग ज्यादा जुड़े हैं, गोदी मीडिया के चैनल के साथ कम जुड़े। देखिए, 2,10,000 लोग हैं, आज तक पे शायद 1,35,000 लोग जुड़े हुए हैं। और अंजना ओम कश्यप आज कह रही थी, उन्होंने एक टॉन्ट मारा था
कि मैं यूट्यूबर्स को स्पेस देना नहीं चाहती, क्योंकि यूट्यूबर्स एक तरह से उनकी मंशा ये थी कि यूट्यूबर जो है वो झूठ परोसते हैं। आज शायद उनको एहसास होगा वो ये संख्या देखें कि ये जो समर्थन है ये सिर्फ सच का समर्थन है। लखेड़ा साहब, आपको क्या लगता है? 35 साल हो गए लखेड़ा साहब, 35 साल, 35 ईयर्स। कई प्रधानमंत्री आपने देखे, आप दैनिक जागरण में थे, अमर उजाला में थे, तमाम संस्थाओं में आप काम कर चुके, 8-9 प्रधानमंत्रियों को आप देख चुके। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार और नायडू अब अगर मान लीजिए अगर मोदी जी के साथ चले भी जाते इनिशियल प्रेशर में, तो ये सरकार कितने दिन चलेगी मोदी जी की? ईमानदारी के साथ बताइए, कितने दिन सरकार चलेगी? मोदी जी का नेचर और नीतीश कुमार का नेचर, वैचारिक मतभेद। जी देखिए, ये जो सरकार बनेगी, वो सरकार अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के आउटसाइड सपोर्ट या इनसाइड सपोर्ट से भी बनेगी, तो इसमें निश्चित है, ये बात तय है, ये बात दीवार पर लिखा हुआ है, इट इज राइटिंग ऑन द वॉल, कि ये डेली वेज की गवर्नमेंट होगी। डेली वेज की गवर्नमेंट, जो भी सरकार, अगर मोदी सरकार बनाने का, अरे साहब आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं लखेड़ा साहब? मोदी जी इंडिया टुडे का कहना है कि मोदी जी मोस्ट पॉपुलर लीडर है वर्ल्ड में, बाइडेन से ऊपर है, शी जिनपिंग से ऊपर है, पुतिन से ऊपर है, उनको दुनिया का सबसे बड़ा नेता आप कह रहे हैं, दिहाड़ी पे चलेगा? डेमोक्रेसी जो संसदीय राजनीति है, और संसदीय राजनीति का जो एंड गेम है वो है नंबर गेम। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का नंबर गेम होता है, अगर एक भी आपका ज्यादा है तो आप के सर पे ताज पहनता है, और एक सीट पर भी, एक वोट पर भी पार्लियामेंट के अंदर आप अगर हार जाते हैं या डिफीट हो जाते हैं, तो मैं हाउस में था और एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी हार गए, और इतना बड़े कद का नेता, इतना पॉपुलर नेता उस एक नंबर के आगे सर झुका करके मेरे सामने संसद के बाहर निकला। तो ये होती है नंबर गेम की पॉलिटिक्स। इसमें इफ एंड बट का कोई स्कोप नहीं होता है। मैं ये मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जैसे डिक्टेटर, तानाशाह, जो अपने से ज्यादा अक्लमंद दूसरे को समझता नहीं है, क्या वो इस तरह के हालात में, जब सुबह सुबह उनको चंद्रबाबू नायडू को फोन करना पड़ेगा कि नायडू साहब कैसे हैं, और दूसरे फोन से, उसी फोन से नीतीश कुमार को फोन करना पड़ेगा, नीतीश कुमार जी कैसे हैं, तो इसी को डेली वेज की गवर्नमेंट बोलते हैं। क्योंकि जो ये सपोर्ट है चंद्रबाबू नायडू का या नीतीश कुमार का अगर मिलता है, तो मुझे उम्मीद नहीं है, मुझे 50% ये लग रहा है कि नीतीश कुमार समाजवादी विचारधारा के निकले हुए नेता हैं। उनकी ये आखिरी राजनीतिक पारी है। आज नहीं तो 2 साल बाद, 4 साल बाद उनकी राजनीतिक पारी का विराम हो जाएगा। तो ये अपनी जो इतिहास में ऐसा दर्ज नहीं करना चाहेंगे, जैसा मैं नीतीश कुमार को जानता हूं, 30-32 साल से चंद्रशेखर जी के साथ वो रेल राज्य मंत्री थे। वो अपना इतिहास एक तानाशाह को सपोर्ट करके नहीं लिखना चाहेंगे, ऐसा मेरा निजी सोचना है। कि उनको लगेगा कि आने वाली जो विरासत तो छोड़ेंगे बिहार की राजनीति में या देश की राजनीति में, तो वो ऐसा कोई पद चिन्ह नहीं छोड़ना चाहते जिससे ये लगे कि एक तानाशाह को, जिसको देश की जनता ने हरा दिया, उस तानाशाह को उन्होंने बैसाखी लगा करके देश की जनता पर आने वाले 5 साल के लिए थोपा है। नंबर एक बात, चंद्रबाबू नायडू की, जी चंद्रबाबू नायडू को मैं जानता हूं कि चंद्रबाबू नायडू का भी एक सेकुलर बेस है, सपोर्ट बेस है, और क्योंकि उनको इनकी जरूरत नहीं है, चंद्रबाबू नायडू का बीजेपी पर डिपेंडेंट नहीं है, तो वो क्यों इनको पैसा क्यों देगा, ऐसा मेरा कहना है। चर्चा आप आगे बढ़ाइए। जी मैं दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहूंगा, दोस्तों को, अपने सारे पैनलिस्ट की तरफ से, कि 2,20,000 लोग देख रहे हैं। आज तक तो मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था करीबन
35,000 लोग देख रहे थे। तो ये जो इस वक्त कह सकते हैं आप हिंदुस्तान में चुनाव के समय सबसे ज्यादा देखे जाने वाला प्रोग्राम है। मैं रविकांत जी से के पास आ रहा हूं, लेकिन एक सवाल मैं अभिषेक से करना चाह रहा हूं। अभिषेक, एक चीज बताइए, नीतीश कुमार जो सूत्रधार थे इंडिया अलायंस के, पहले नीतीश कुमार की अखिलेश से बात हुई, फिर तेजस्वी की बात हुई, फिर वो केजरीवाल और ममता बनर्जी को उन्होंने राहुल गांधी से मिलवाया, खड़गे से मिलवाया, फिर एक कहीं ना कहीं सीताराम येचुरी उसमें जुड़ गए और इंडिया अलायंस की नींव पड़ी, जिसमें शरद पवार और उद्धव ठाकरे पहले से ही महाविकास अघाड़ी के पार्ट थे। तो कुल मिलाकर एक आप कह सकते हैं गुलदस्ता बना इंडिया अलायंस का, जो गुलदस्ता गिफ्ट किया एक सेकुलर पॉलिटिक्स को नीतीश कुमार ने। और मुझे याद आ रहा है शायद 26 जून को, आई थिंक 26 जून ही था, 26 जून पिछले साल पहली बैठक पटना में हुई, जिसको देखकर मोदी जी दंग रह गए थे, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह को लगता था कि नीतीश कुमार जब न्योता देंगे तो ना ममता बनर्जी पहुंचेंगी, ना केजरीवाल पहुंचेंगे, ना राहुल गांधी पहुंचेंगे, लेकिन सब पहुंचे। क्या उसी दिन अमित शाह या इनके लोगों ने क्या कोई ईडी की रेड कराई थी? जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द लोग थे, क्या उनको ईडी के शिकंजे में कसा था? क्या किसी विधायक को जेल भेजा था? कोई शाह करके एमएलसी था? और क्या कुछ ब्यूरोक्रेट थे जिनको ईडी घेरना चाहती थी? क्या नीतीश कुमार के इर्द गिर्द लोगों को ईडी के शिकंजे में कसा गया था? अभिषेक, एम आई राइट और रॉन्ग? जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। नीतीश कुमार के एक एमएलसी राधाचरण सेठ को ईडी ने गिरफ्तार भी किया था। उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ललन सिंह और करीबी मंत्री विजय चौधरी के करीबी माने जाने वाले गब्बू सिंह और कारू सिंह के ऊपर भी ईडी की रेड हुई थी। और कहा जा रहा था कि कई सारे मामले, सत्ता से जुड़े हुए कई सारे मामले जो ऑडिटिंग से जुड़े हुए हैं, उसको लेकर ईडी नीतीश कुमार के कुछ बेहद करीबी ब्यूरोक्रेट्स तक पहुंच सकती है। और यही डर जनता दल यूनाइटेड में जो प्रो भाजपा जो कुछ इक्का दुक्का लोग बताए जाते हैं, उन लोगों ने नीतीश कुमार के मन में भरा। और दूसरी तरफ से इंडिया गठबंधन के अंदर भी कुछ गलतफहमियां हुई। गलतफहमी ये हुई कि इंडिया गठबंधन में संयोजक के पद को इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया, जैसे लगा नीतीश कुमार संयोजक बनने के लिए ही इंडिया गठबंधन में आए हो। ये सारी परिस्थितियां एक ऐसी परिस्थिति बनी जिसमें नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से भी गलती की और उनके सलाहकार लोगों ने नीतीश कुमार को उसी तरह से यूं कहे कि बहकाने की कोशिश में काफी हद तक कामयाब हो गए, जिस तरह से 2017 में आईआरसीटीसी मामले को लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच दूरी बढ़ाई गई थी जी। और उसके बाद उस समय बीजेपी के साथ लेकर लोग गए थे। इस बार जो चूक हुई चुनाव के ठीक पहले हुई, उसमें नीतीश कुमार की लोकप्रियता का ग्राफ गिरता हुआ भी दिखा, लेकिन बावजूद इसके आज वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर बिहार मैं समझ गया। आप अभिषेक, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ईडी की घेराबंदी नीतीश के लोगों पे हुई, क्योंकि नीतीश खुद निष्कलंक हैं, पैसे को छूते नहीं है, किराए का फ्लैट में उनका बेटा रहता है, उनका बेटा क्या करता है किसी को पता नहीं, नीतीश कुमार का बेटा पॉलिटिक्स में है नहीं, किसी को नहीं पता है। तो नीतीश कुमार पर्सनली एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग थे, उनके पार्टी के सांसद, पार्टी के मंत्री, विधायक, उनके ब्यूरोक्रेट्स और कुछ ठेकेदार, उन सब पर ईडी का शिकंजा कसा गया और उन लोगों ने दबाव डाल दिया नीतीश कुमार पर। और नीतीश कुमार फिर उनके पास कोई विकल्प नहीं था और वो अमित शाह के पास आ गए। रविकांत जी, अगर ईडी को आधार बना के घेराबंदी करी गई नीतीश कुमार की, आज नीतीश कुमार के पास विकल्प है। कल तक विकल्प नहीं था उनके पास, आज विकल्प है। अगर विकल्प है तो ये जो गन पॉइंट का रिलेशनशिप है, जहां बंदूक लगा दी गई हो और गन पॉइंट पर जो है आप अपने साथ ला रहे हो, क्या नीतीश कुमार के पास एक घड़ी है, एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है कि इस गन को हटाएं जो माथे पे लगी हुई है और आगे बढ़ जाएं? क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार ऐसा सोच रहे होंगे, या अभी वो मोदी जी की सरकार फ्लोर ऑफ द हाउस पर गिराना चाहते हैं? सरकार को गिरा दें बनाने के बाद और फिर इंडिया अलायंस से दोस्ती होगी? नहीं, मुझे तो लगता है कि आज दोपहर में ही वो संकेत मिल गया था। पटना में शायद वो बैनर लगा हुआ था कि नीतीश कुमार तो सबके हैं, और नीतीश कुमार के साथ क्या किया, कुछ तो घटनाक्रम बता दिया अभिषेक जी ने। एक और घटनाक्रम है कि नीतीश कुमार को यह वादा किया गया था कि हम यहाँ असेंबली को भंग करके और लोकसभा के साथ चुनाव कराएंगे, जो नहीं किया गया। ये भी एक मन में टीस है।
दूसरा ये कि यहाँ विकल्प की आप बात कर रहे हैं, रविकांत जी, नीतीश कुमार के पास। रविकांत जी, इसमें एक अपडेट दे दे। वो साइमल्टेनियस पोल चाहते थे, उस वक्त बीजेपी मुकर गई साथ लाने के बाद, और आज की खबर है कि जैसे ही गठबंधन सरकार बनने की नौबत आई है और नीतीश कुमार के हाथ में चाबी जाती हुई दिखी है, दिल्ली से बड़े लोगों का फोन गया है, नीतीश कुमार ने फोन रिसीव नहीं किया है, और उसके बाद डिप्टी सीएम को भेजा गया है कि 15 मिनट में आप भेजिए, गवर्नर तैयार है, बिना कैबिनेट बैठक बुलाए भी भेज सकते हैं, तो रिकमेंडेशन भेज दीजिए असेंबली डिसोल्यूशन का। नीतीश कुमार उस पर सहमत नहीं हुए। जी 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 रविकांत जी, तो ये भी आई थी कि सम्राट चौधरी से तो मिले भी नहीं नीतीश जी, तो यहाँ अवसर भी है और सम्मान भी मिलना है, और मुझे लगता है कि वो अपने घर लौटेंगे अगर वो इंडिया अलायंस के साथ आएंगे। तो नीतीश कुमार डेफिनेटली, मुझे नहीं लगता है कि वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे, बल्कि मैं ये कहूं कि अगर वो नरेंद्र मोदी के साथ जाते हैं तो पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना होगा, कुल्हाड़ी पर पैर मारना होगा नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार इस बात को समझते हैं, भले ही वो लालू प्रसाद यादव के साथ कंफर्ट ना हो थोड़ा बहुत, या ममता बनर्जी के साथ कंफर्ट ना हो, लेकिन जब आप कोalition की गवर्नमेंट चलाते हैं तो तमाम मतभेदों के अलावा, उसके बावजूद आप एक एजेंडे पर काम करते हैं। और मुझे लगता है कि चाहे रिजर्वेशन का इशू हो, कास्ट सेंसस का इशू हो, सरकारी नौकरियां का मुद्दा हो, या उसमें और दीगर सवाल हो, वो सारे सवाल जिसे कांग्रेस ने एड्रेस किया है, अपने मैनिफेस्टो में रखा है, और वही कमोबेश स्थितियां, वही मुद्दे नीतीश कुमार के हैं। तो मुझे लगता है कि एजेंडे के साथ नरेंद्र मोदी के साथ न जाकर के नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के साथ जाने में अपने आप को कंफर्ट पाएंगे, और यहां पर उनको सम्मान भी मिलेगा। हो सकता है कि राष्ट्रपति का पद उनका इंतजार करे, हो सकता है उपराष्ट्रपति का पद इंतजार करे, लोकसभा अध्यक्ष का पद इंतजार करे, बहुत सारे विकल्प यहां पर खुले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि एक और अपमान नीतीश कुमार सहने के लिए तैयार नहीं है। वो गन पॉइंट जिसके बल पर खींचा गया था, उनको लाया गया था, अगर उससे मुक्ति मिल रही है तो नीतीश कुमार क्या ये नहीं चाहेंगे, जहां दूसरी तरफ सम्मान भी है और अवसर भी। जी, मैं जरा संदीप मनुधने साहब के पास जाना चाहता हूं। संदीप मनुधने साहब, आप तो साइको एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं। नरेंद्र मोदी को आप कई बरसों से रीड कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। आपको लगता है संदीप भाई कि नरेंद्र मोदी की जो पर्सनालिटी हम देख रहे हैं, एरोगेंट टाइप के हैं, जिद्दी हैं, अपने को आसमानी ताकत बता रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, और उनको पूरी जो मीडिया है वर्ल्ड का नंबर 1 नेता मान रही है। अभी तक हमने ये देखा था, लेकिन क्या ये वर्ल्ड का, वो खुद ही खुद को नंबर 1 बताते हैं। खैर जी, मैं ये कह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि जो इतना एरोगेंट आदमी हमें दिखता है, जिसको ध्रुव राठी डिक्टेटर बोलते हैं और सब लोग उसको एंडोर्स भी करते हैं, ये जो डेमोक्रेट डिक्टेटर है, क्या आपको लगता है कि मोदी जी मौके पर अगर उनकी गरज हो तो वो झुक भी सकते हैं? अपनी गरज पड़ने पे क्या झुक सकते हैं? क्या वो क्रॉल कर सकते हैं? क्या वो दंडवत प्रणाम कर सकते हैं नीतीश कुमार को और सब कुछ देने को तैयार हो सकते हैं? क्योंकि मोदी जी का अब सारा राजपाट अब ईडी पे डिपेंड नहीं है, अब नीतीश कुमार ही उनकी ईडी है, अब नीतीश कुमार ही अडानी है, अब नीतीश कुमार ही सीबीआई है मोदी के लिए, अब नीतीश कुमार ही चंद्रचूड़ है, सब कुछ नीतीश कुमार है। तो क्या मोदी जी नीतीश कुमार के आगे लेट जाएंगे, झुक जाएंगे? मैं ये आपसे पूछ रहा हूं, क्या ऐसी पर्सनालिटी है? क्या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्वाभिमान भी है कि नहीं यार इतना नहीं झुकना है? भूतपूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 40 सालों के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं दर्शाए हैं। पिछले 20 सालों के राजनीतिक इतिहास में जहां वो बिना चुनाव के सीधे मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, वहां से लेके आज तक उन्होंने केवल सुप्रीमसी और डोमिनेशन की राजनीति की है, और उनके वोटर और उनके समर्थकों को उनका यही अंदाज पसंद आता है। जिस दिन मोदी जी कॉम्प्रोमाइज की राजनीति, कोalition की राजनीति, पार्टनरशिप की राजनीति, हाथ मिलाओ साथ चलो की राजनीति करेंगे, खुद उनके समर्थक उनका साथ छोड़ देंगे। कट्टर समर्थकों की बात कर रहा हूं, फ्लोटिंग ग्रुप्स की बात नहीं कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी की अपनी एक विशिष्ट शैली है जो भारत में जबरदस्त सफल हुई है, लेकिन उस शैली के साथ समस्या यह है कि आप उसको बदल नहीं सकते।
अगर आपने तात्कालिक प्रभाव से सिर्फ कुछ देर के लिए टेम्पररीली उसको बदल दिया, बहुत जल्दी उसमें फ्रैक्चर्स दिखने लग जाएंगे, क्योंकि मूल रूप से आप जो व्यक्ति हैं वो आप नहीं बदल सकते. नो पर्सन कैन ट्रूली चेंज देयर इनर सेल्फ. दे आर व्हाट दे आर. यू कैन नॉट रियली चेंज हु यू आर एंड यू शुड नेवर ट्राई टू. यू शुड बी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर. मोदी जी इज वेरी प्राउड ऑफ व्हाट ही इज. लेकिन दीपक जी, मैं यहां बहुत खुश हूं. एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके 2 लाख दर्शकों को बताना चाहता हूं. लोकसभा चुनाव 2024 के आज के 5 बड़े ट्रेंड्स क्या रहे, ये हमने आज दिन भर दीपक जी के चैनल पर देखे. प्यारे दर्शकों, आज का पहला बड़ा ट्रेंड, बीजेपी का परसेंटेज वोट शेयर 2019 के मुकाबले नीचे गया है. कांग्रेस का परसेंटेज वोट शेयर 2019 के मुकाबले 2024 में ऊपर गया है. आप समझिए ये कितनी बड़ी घटना है. दूसरा बड़ा ट्रेंड, किशोरी लाल जी ने स्मृति ईरानी को 1,60,000 वोटों से हराया. मोदी जी ने राय साहब को केवल 1,50,000 वोटों से हराया. समझिए बिटवीन द लाइन. तीसरा बड़ा ट्रेंड, साउथ इंडिया साफ. डीएमके ने 40-0 का रिकॉर्ड टारगेट दिया, जबकि बातें हो रही थी कि 5 सीटें निकालेंगे और अन्नामलाई अगले चीफ मिनिस्टर हैं. चौथा बड़ा ट्रेंड, मोदी जी न केवल सिर्फ 240 पे रुक गए, बल्कि उत्तर प्रदेश में विध्वंस हो गया उनकी राजनीति का. अब वो किन कारणों से, वो अलग. और पांचवा बड़ा ट्रेंड, जी एक इंपॉर्टेंट चीज, जी संदीप जी मैं यहां पर थोड़ा सा टोक रहा हूं, माफी चाहूंगा. जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है लखेड़ा साहब, और मैं सबको बताना चाहूंगा कि इस वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में चल रही है. और इस मीटिंग में अमित शाह हैं, प्रधानमंत्री निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसमें जेपी नड्डा है और राजनाथ सिंह. 4 लोग बैठे हैं. कल के एनडीए की मीटिंग की तैयारी हो रही है. पैगाम पे पैगाम दिए जा रहे हैं. पटना नीतीश कुमार के लिए लाल कालीन बिछाने की तैयारी हो रही है. लेकिन एक शख्स लखेड़ा साहब नहीं है इस मीटिंग में, और वो जो शख्स है वो नितिन गडकरी. इस मीटिंग में नितिन गडकरी सीनियर मोस्ट लीडर, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लीडर, नितिन गडकरी को नहीं बुलाया गया है. तो नितिन गडकरी एक तरफ है और ये 4 लोग एक तरफ हैं, जिसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, मोदी और नड्डा, ये चारों कल की मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं. क्या आपको लग रहा है कि नितिन गडकरी और एक लॉबी बीजेपी की है वो अलग है, वो दूर है, और अमित शाह और मोदी के साथ राजनाथ सिंह भी आ गए हैं? क्या उनको लगता है राजनाथ सिंह को कि अब मोदी ही बचा सकते हैं उनको, आगे उनकी शपथ हो सकती है, और गडकरी ने मान लिया है कि अब मोदी को सलाम नहीं करना है, एनफ इज एनफ? देखिए मैं इस मामले में जो मेरी रीडिंग है और जो मैंने आरएसएस और बीजेपी की पॉलिटिक्स को समझता हूं, आप भी समझते हैं क्या बीजेपी की पॉलिटिक्स को? जी, मेरा ये मानना है कि मोदी प्लान बी तैयार कर रहे हैं. आज उन्होंने बीजेपी हेडक्वार्टर में एक पोस्टरिंग की है, एक पोस्टरिंग ली है उन्होंने कि एनडीए जीत गया है. वो पोस्टरिंग ऐसे ही है जैसे 400 पार वाली. प्लान बी है कि आरएसएस ने अपना जो दरी के नीचे आप दरी पे लेटे हुए थे और दरी खींच दी है, आपको धूल में फेंक छोड़ करके दरी आरएसएस ने खींच ली है. और आरएसएस अब मोदी पर निर्भर नहीं है, क्योंकि आरएसएस, मेरे भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई, उनका कहना है कि पार्टी में हर एक कार्यकर्ता बड़ा सुकून महसूस कर रहा है. मैंने कहा ऐसा क्यों सुकून महसूस कर रहा है, इसमें तो आपका नुकसान है सुकून. कह रहे जी इन लोगों से हमारा पिंड छूटने का एक सिलसिला शुरू हो गया है. पार्टी में जो डिक्टेटरशिप है, बीजेपी के अंदर की बात बता रहा हूं मैं, आप सांस नहीं ले सकते. बीजेपी के अगर कार्यकर्ता है तो पत्ता हिलने के पहले पूछेगा मैं हिल जाऊं. पत्ता अगर पेड़ जो है पत्ता जो है पेड़ से पूछ रहा मैं हिल जाऊं. ये हालत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है. एक और ब्रेकिंग न्यूज लखेड़ा साहब, एक और ब्रेकिंग न्यूज आ गई है. ओवैसी साहब ने कहा, अभी एक स्टेटमेंट दिया है. उन्होंने कहा है कि मोदी को हटाकर किसी को भी प्रधानमंत्री बनाएंगे तो वो समर्थन कर रहे हैं. पहला स्टेटमेंट ओवैसी का आया है. क्या आपको लगता है कि अब इस तरह के और भी स्टेटमेंट आएंगे मोदी को लेकर कि मोदी को हटाइए, हम किसी को भी समर्थन देने को तैयार हैं? ओवैसी साहब ने शुरुआत कर दी है कि अगर मोदी जी को हटाइए तो हम समर्थन देने को तैयार हैं किसी को भी. देखिए उनका बयान
आना ही था, निश्चित रूप से आना था, क्योंकि वो टेक्निकली मॉरली इंडिया अलायंस के साथ नहीं है और वो कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के टूल के रूप में इस्तेमाल हुए हैं और उनका बयान ऐसे मौके पर आने के कई मीनिंग है। एक इसको कहते हैं सातिराना टिप्पणी भी कह सकते हैं आप उसको, कि वो बीजेपी के अंदर एक विखंडन पैदा करके अपनी पॉलिटिक्स को थोड़ा सा सींचना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो दुखती रग है, ओबीसी ने भाजपा के भीतर की दुखती रग को छेड़ दिया है और अब जो है भारतीय जनता पार्टी में जो आज की जो बैठक का आपने प्रश्न किया था, उस बैठक के बाद ये होने वाला है कि जाते हुए सज्जन से प्लान बी के तहत हो सकता है ये पूछा जाए कि मोदी जी अब हमारा इंटरेस्ट आप में नहीं है, आप अपना सक्सेसर का नाम बता दीजिए। तो नरेंद्र मोदी मेरे हिसाब से कभी भी नितिन गडकरी की नाम सक्सेसर के रूप में नहीं बताएंगे, जो कि आज की तारीख में आरएसएस की चॉइस नंबर 1 हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता आरएसएस जो है अब बीजेपी को मोदी और अमित शाह के चंगुल से मुक्त करके ऐसे मॉडरेट फेस को लाना चाहेगी, क्योंकि उनको लगा कि मोदी जैसे एक आक्रामक, एक ऐसा तानाशाह राजनेता जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय राजनीति में मंदिर आंदोलन और उसके बाद पिछले 3 दशक की पॉलिटिक्स में आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त एक चीज बहुत क्लियर है, भले ही मोदी जी ये कहें कि एनडीए की सरकार, अभी तक वो बीजेपी की, अभी तक मोदी सरकार थी, फिर बीजेपी सरकार हुई, अब एनडीए सरकार होगी, तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं 3 वेरिएशन आ गए। अब मोदी सरकार नहीं है, ना ही बीजेपी सरकार है। आज मोदी जी की सारी स्पीचेस में, नड्डा जी की सारी स्पीचेस में सिर्फ एनडीए का ही वंदन हुआ है। उस एनडीए का वंदन हुआ है, उस एनडीए को प्रणाम किया गया है, जिस एनडीए से अकाली दल को हटा दिया गया, जिस एनडीए से उद्धव ठाकरे को हटा दिया गया, जिस एनडीए से पहले नीतीश कुमार को हटाया गया था, उस एनडीए का अब फिर से वंदन शुरू हो गया है। तो मोदी जी की पॉपुलैरिटी मोदी जी ने खुद एक्सेप्ट कर ली। लेकिन यहां पर एक सवाल मैं प्रसून दा से पूछना चाहता हूं, जो कोलकाता से हमें सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसून दा, आप तो ममता बनर्जी को 30-35 साल से कवर कर रहे हैं, क्या ममता बनर्जी, अब तो चुनाव खत्म हो गया और ममता दी ने जो है 30 सीटें भी हासिल कर ली, उन्होंने अमित शाह की जो दावे थे कि हम तो पूरा बंगाल कैप्चर करने जा रहे हैं, और जितने भी एग्जिट पोल आए थे उसमें भी था कि साहब बंगाल में बीजेपी कमाल करने जा रही है, धमाल करने जा रही है। आज एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता ने माफी भी मांग ली ऑन एयर कि साहब हमसे गलती हो गई बंगाल में, हम बंगाल को नहीं समझ पाए। तो अब ममता भी शेरनी के रूप में है। क्या ममता बनर्जी अब इस मौके पर क्या वो मोदी की जगह किसी और को सपोर्ट कर सकती हैं? वो भी इस तरह का नैरेटिव सेट कर सकती हैं कि भाई मोदी को हटाओ फिर हमसे समर्थन ले लो, क्या इस तरह की चीजें हो सकती हैं? या ममता बनर्जी, राहुल गांधी और शरद पवार इन सबके साथ ही जाएंगी? आज ममता बनर्जी जब चुनाव परिणाम मोटा मोटी लगभग घोषित किया गया, इसके बाद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आया और उन्होंने कही जो उनका साथ तेजस्वी का साथ भी बात हुआ, स्टालिन का साथ भी बात हुआ, उद्धव का साथ भी बात हुआ, शरद पवार का साथ भी बात हुआ, और ये भी कहा हम राहुल गांधी को मैसेज भी भेजा है लेकिन अभी जवाब नहीं मिला होगा, वो चुनाव पे बिजी है। लेकिन अभी मोदी का घमंडी टूट गया और आने वाले दिन में जो सरकार बनेगा वो देश जिस ढंग से मोदी चला रहे थे उस ढंग से नहीं चला पाएगा। लेकिन मेरा कांग्रेस से जो जानकारी आया है, कांग्रेस का हाईकमांड का साथ या पीसीसी का जो जिस लीडर अभी संजोग पे है, तो वही बातचीत बाद में संजोग पे आया है जो ममता बनर्जी से वो लोग नीतीश का साथ बात करने के लिए राहुल गांधी खुद ममता बनर्जी को कहेगी। एक्चुअली राहुल गांधी का साथ ममता बनर्जी का साथ नीतीश का अच्छा संबंध है, चंद्रबाबू का भी अच्छा संबंध है, लेकिन राहुल गांधी अभी ममता का साथ बात करेंगे और सीधे कहेंगे कि आप नीतीश का साथ बात कीजिए।
मेरा जो कांग्रेस का, मैं समझ गया, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी के संबंध अखिलेश यादव से अच्छे हैं, तेजस्वी से अच्छे हैं, उद्धव ठाकरे से अच्छे हैं, केजरीवाल से अच्छे हैं, उनके शरद पवार से अच्छे हैं, राहुल गांधी को तो अपना बेटे की तरह मानती हैं। आपका ये कहना है कि थोड़ा नीतीश कुमार से थोड़ी दूरियां हैं उनकी, और इसलिए राहुल गांधी मध्यस्थता करेंगे कि भाई दीदी को नीतीश कुमार के चाचा से मिलाओ, बात कराओ। राहुल गांधी खुद ममता बनर्जी के रिक्वेस्ट करेंगे कि आप नीतीश का साथ बात कीजिए, क्योंकि नीतीश का साथ अभी उसका उतना झमेला है नहीं। ममता बनर्जी का अभी लक्ष्य है कोई फेडरल एक सरकार बन जाए, कांग्रेस का बाहर से समर्थन हो या डायरेक्ट अंदर से समर्थन हो, चाहे उसमें चंद्रबाबू आ जाए और नीतीश कुमार भी आ जाए। ममता बनर्जी का यही लक्ष्य है, क्योंकि बंगाल में जो आवास योजना है उसका पैसा रुका हुआ है, 100 डेज जो वर्क है 2 साल से उसका पैसा नहीं आ रहा है। तो 26 में जो चुनाव है विधानसभा का, इसके पहले जो सेंट्रल फंड जो है उसको रिलीज किया जाए, और मोदी सरकार से वो होने वाला है नहीं। तो इसी का चलते ममता बनर्जी शायद आने वाला दिन से कोई अल्टरनेटिव सरकार का कोशिश में रहेंगे, जिसमें नीतीश भी शामिल होंगे और चंद्रबाबू भी शामिल होंगे। ममता बनर्जी इसी पे काम पे लगे रहेंगे। अभिषेक, क्या ममता बनर्जी और नीतीश कुमार की केमिस्ट्री बन सकती है अगर अखिलेश जैसे लोग, क्योंकि अखिलेश, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन तो खैर जेल में है, लेकिन तेजस्वी, अखिलेश और राहुल गांधी, ये जो 3 यंग लीडर्स हैं, ममता उनके लिए एक तरह से माँ और बेटे के रिश्ते, क्या ममता को समझा सकते हैं, ये तीनों लोग समझा सकते हैं कि छोड़िए भाई, अब बात कर लीजिए, जो हुआ उसको भूल जाइए? क्या इस तरह की केमिस्ट्री हो सकती है? और नीतीश कुमार को अगर एक बड़ा पद केंद्र में दिया जाए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर टाइप का, तो क्या ये बात बन सकती है? क्योंकि कल ही मीटिंग होनी है, कल एनडीए की भी मीटिंग है और इंडिया की भी मीटिंग है। दीपक जी, अनम्यूट करिए जी। हाँ, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी का कोई वैसा राजनीतिक झगड़ा नहीं है। पहली बात, वो एक विवाद और एक गांठ जो थी वो ईस्ट सेंट्रल रेलवे के गठन के समय थी, क्योंकि सबसे कमाऊ डिवीजन जो इंडियन रेलवे का है, सबसे कमाऊ डिवीजन वो धनबाद डिवीजन है। ईस्टर्न रेलवे से उसको ईस्ट सेंट्रल रेलवे में नीतीश कुमार लेकर आए थे जब रेल मंत्री थे तब। वही एक विवाद है, उसकी थोड़ी गांठ थी, लेकिन वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि पूरे विपक्षी एकता की कोशिशों को सैबोटाज कर दिया जाए और ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने में एक पलीता लगाने की कोशिश करें। ये कभी हो नहीं सकता। दूसरी बात, अब जो परिस्थितियां उभर कर सामने आ रही है, देखिए 289 का स्टेबल फिगर मैंने देखा अभी कि अब करीब करीब हो गया है कि 288 या 289 ये एनडीए गठबंधन की सीटें हैं, और 239 पे बीजेपी है जी, 239 पर बीजेपी है, और अभी इंडिया अलायंस की स्थिति जो है वो 237 की स्थिति है, 237 की बताई जा रही है कि अभी की स्थिति है। तो इसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सांसद सरकार बनाने, इजीली गवर्नमेंट फॉर्मेशन में सहायक होंगे, और उनकी जरूरत कांग्रेस पार्टी को भी है, नीतीश कुमार को भी है। अभी मेरी व्हाट्सएप मैसेज में बात हो रही थी जनता दल यूनाइटेड के एक अंदरूनी सूत्र से, वो आपके कार्यक्रम को देख रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब नीतीश कुमार को जो भी ऑफर दिया जाए विधानसभा भंग करने का, वो भंग नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की चाल को अब वो समझ गए हैं कि विधानसभा भंग करने का मतलब होगा कि विधायक दल तो खत्म हो गया, अब बचा जेडीयू के पास सिर्फ संसदीय दल। तो उस संसदीय दल के एक बड़े हिस्से को, 2/3 को, यानी 12 या 13 एमपी है तो 8 या 9 को भारतीय जनता पार्टी में मर्ज कराकर नीतीश कुमार की पार्टी को किनारे कर दिया जाए। इस वजह से नीतीश कुमार अब विधानसभा भंग करने की इस अलायंस में रहते हुए किसी भी कवायद के साथ जाने को तैयार नहीं है। नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि गवर्नर जो है वो वहां पर विधानसभा भंग करे, तो फिर उनको मोदी की जरूरत क्या है? फिर केंद्र सरकार की तो उन्हें जरूरत ही नहीं मोदी जी की, फिर तो वो इंडिया अलायंस के साथ जा सकते हैं। देखिए, 2 चीजें हैं दीपक जी। पहली चीज, तेजस्वी यादव की पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। इंडिया अलायंस में जो इक्का दुक्का पार्टियां हैं, जैसे आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास 2 राज्यों में सरकार है, उनको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तेजस्वी यादव के विकल्प सीमित हो गए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा नहीं सकते। अब वो अपनी शर्तों पर नीतीश कुमार को या उनकी पार्टी को बिहार में डिक्टेट करने की कोई कोशिश के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इससे लार्जर ऑपोजिशन यूनिटी को धक्का पहुंचेगा।
ये बात वो जानते हैं। तो आज की तारीख में जब तेजस्वी यादव सब कुछ बर्दाश्त करने की मनोदशा में है, लालू यादव एकमात्र एजेंडा कि भारतीय जनता पार्टी को या नरेंद्र मोदी अमित शाह को सत्ता से हटाया जाए, जब इस मनोदशा में है, तो उस परिस्थिति में नीतीश कुमार की तरफ से जो शर्तों की बात आ रही है कि दिल्ली में पीएम पद या पीएम नहीं तो कम से कम डिप्टी पीएम कम होम मिनिस्टर, ये दोनों पोर्टफोलियो, और उसके साथ साथ बिहार में जनता दल यूनाइटेड का ही व्यक्ति चीफ मिनिस्टर रहे, ये बातें जो सामने आ रही है, इस शर्त पर इंडिया अलायंस को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत तब होती जब भारतीय जनता पार्टी के पास 205 एमपी होते या 200 एमपी होते। जी मैं समझ रहा हूं, मैं आपको समझ रहा हूं, मैं संदीप जी के पास भी आऊंगा, लेकिन एक चीज मैं लखेड़ा साहब आपसे पूछना चाह रहा था। आपको तो एक्सपीरियंस है, आपने तमाम 90 के दशक में दिल्ली में सरकारें बनती देखी हैं, गिरती देखी, चाहे वो आई.के. गुजराल की सरकार हो, चाहे वो देवगौड़ा साहब की सरकार हो, चाहे फिर वो वाजपेयी की सरकार हो। आप तो लोकसभा में बैठ के अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे थे। अब आपको क्या लगता है, ये जो कल का दिन है, मैंने कहा ना कि आज तो कयामत की रात है, कम से कम मोदी जी के लिए तो है, राहुल गांधी के लिए भले ही ना हो, लेकिन दीपक जी थोड़ी हम इजाजत चाहेंगे क्योंकि कुछ जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस। लखेड़ा साहब, आपको क्या लगता है कि क्या कल जो दिन है, कल का जो दिन है बुधवार, क्या ये बहुत डिसाइडिंग डे है? ये बहुत ही डिसाइडिंग डे है हिंदुस्तान की राजनीति में। ये जो सरकार का गठन है, किसकी सरकार बनेगी? मोदी की सरकार बनेगी? क्या मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे, नेहरू की बराबरी करेंगे? क्या कल का दिन बहुत निर्णायक है? क्योंकि दोनों दलों की बैठक है, दोनों गुटों की, इंडिया की भी बैठक है और एनडीए की भी बैठक है। देखिए निश्चित, देखिए कल जो है इंडिया, देखिए कांग्रेस पार्टी ने आज संकेत दे दिया कि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए उन्होंने अपनी फ्यूचर की जो भविष्य की रणनीति के बारे में जरा सा भी पत्ते इसलिए नहीं खोले कि थोड़ी सी भी टिप्पणी करके जो वाइडर फ्रेमवर्क है इंडिया अलायंस का, उसमें एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती। तो उन्होंने ये सारे मुद्दों पर उन्होंने बड़ी 1 तारीख को जो बैठक की, उसी बैठक का एक प्री प्लान था वो, और ये सेकंड बैठक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो विकल्पों पर चर्चा करेंगे, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को मनाने के लिए जिन लोगों को लगाया गया है उसकी रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बेसिकली जनता परिवार और कांग्रेस का जो आज की कांग्रेस है उसके बीच में एक आगे जो रिलेशनशिप को डेवलप करने का तौर तरीके के बारे में बुनियादी बातें डिस्कस होंगी। इनपुट्स लिए जाएंगे, जिन्होंने चंद्रबाबू नायडू से चर्चा की या नीतीश कुमार से चर्चा की। ये बहुत महत्वपूर्ण कल का दिन इसलिए भी है कि एक और बैठक होगी, एक और बड़ा मंथन होगा, वो होगा आरएसएस का, जिसकी पब्लिसिटी नहीं होगी, लेकिन वो बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। और वो बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि आरएसएस और नरेंद्र मोदी के बीच में भयावह शीत युद्ध चल रहा है, भयावह कम्युनिकेशन गैप है। और वो कम्युनिकेशन भाजपा और मोदी के बीच में आप कहना चाह रहे हैं? यस, वो जो रिजिम है, अमित शाह, मोदी, नड्डा, इनके ये जो रिजिम है, इस रिजिम से आरएसएस की टॉप लीडरशिप बहुत नाराज है। और उत्तर प्रदेश में जो घटना घटित हुई, जिससे एनडीए अलायंस, भारतीय जनता पार्टी को जो चोट लगी है, जहां अयोध्या में मंदिर का निर्माण हुआ वहां आपका कैंडिडेट हार गया है, आपने इलाहाबाद जैसी प्रतिष्ठा की सीट आप गंवा चुके हैं। चित्रकूट में मैं बता दूं, चित्रकूट जो भगवान राम की तपोभूमि है, वहां भी बीजेपी हारी है। जो जन्मभूमि है भगवान राम की, अयोध्या, वहां भी हारी है बीजेपी। और आपको याद है कि जब दूसरे चरण के हुए थे, उसी रात को मैंने आपके चैनल में कह दिया था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम श्री अरुण गोविल बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। 2 घंटे बाद आपने प्रोग्राम किया था 1 तारीख को, आप दूसरे चरण में, और मैंने सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दी थी कि उनकी हालत बहुत खराब है। क्योंकि मैं तो मुजफ्फरनगर में, मेरी तो तैनाती थी, मैं तो रिपोर्टर था वहां, तो मैंने वहां के, उन्होंने कहा, बीजेपी के लोगों ने बोला कि वो उन्होंने 2 खबर दी मेरे को। एक तो इमरान मसूद
जीत रहे हैं, ये बीजेपी के लोगों ने मेरे को खबर की, और मेरठ में बीजेपी के लोगों ने खबर की कि लेकिन मैं लखेड़ा साहब, हम डेविएट नहीं करते, चलिए ठीक है, चित्रकूट में जो हुआ, अयोध्या में जो हुआ, वो बीजेपी जाने, आरएसएस जाने, मूल प्रश्न पर आते हैं, कयामत की रात पर आते हैं कि इस कयामत की रात में क्या कुछ लोग अपना माइंड चेंज कर सकते हैं? ये जो रात है जिसकी सुबह भी होगी, क्या ये जो 5-6 घंटे हैं जहां मोदी जी को आज तो नींद नहीं आएगी, मान लीजिए पहली बार वो अल्पमत में आ गए 24 साल के अपने पॉलिटिकल कैरियर में, तो मोदी जी को नींद नहीं आएगी, अमित शाह को इसलिए नींद नहीं आएगी क्योंकि उनको सारी गणित लगानी है। क्या इस रात में नायडू बाबू का माइंड चेंज हो सकता है? क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि चाहे वो नायडू बाबू हो चाहे नीतीश कुमार हो, दोनों के हाथ में लड्डू, इधर भी जा सकते हैं उधर भी जा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, नायडू बाबू अभी कुछ प्लान चेंज करेंगे या अभी थोड़ा बातचीत का दौर ये 2-3 दिन चलेगा? इतना जल्दी चंद्रबाबू नायडू अपने पत्ते नहीं खोलेंगे। मैं नहीं समझ सकता, या मैं नहीं अभी फोरकास्टिंग नहीं कर सकता कि चंद्रबाबू नायडू इतना हल्कापन दिखाएंगे और कल ही बता देंगे। चंद्रबाबू नायडू टाइम लेंगे, अपनी पार्टी का जो उनका उनका पार्टी का जो पोलिट ब्यूरो कहते हैं, वो उनका जो पार्टी का, मैंने कहा पोलिट ब्यूरो कहते हैं, जैसे सीपीएम का होता है। मैं हैदराबाद उनका रामाराव की रैली कवर करने गया था, तो मैंने कहा क्या चल रहा है? कह रहा पोलिट ब्यूरो चल रहा है। मैंने वो तो सीपीएम और सीपीआई में होता है, आप क्या होता है? कह रहा यहाँ भी पोलिट ब्यूरो होता है। तो वो निश्चित रूप से अपनी पोलिट ब्यूरो की बैठक के बहाने अपने डिसीजन को टालने की कोशिश करेंगे, और नरेंद्र मोदी जितना चाहेंगे गरम गरम दाल खाने की कोशिश करेंगे, गरम गरम खिला दो, लेकिन चंद्रबाबू नायडू हड़बड़ी नहीं करेंगे, नीतीश कुमार हड़बड़ी नहीं करेंगे। मैं एक साइको एनालिसिस देता हूं, जितना टाइम लेंगे जी, मैं संदीप जी से एक साइको एनालिसिस, देखिए ये लखेड़ा साहब ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चट मंगनी पट ब्याह चाहते हैं कि जल्दी से करो, आओ गांठ बांधो और हमको सपोर्ट कर दो, और नायडू बाबू और नीतीश कुमार थोड़ा बार्गेन करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है संदीप भाई कि क्या अभी दोनों तरफ से डिली डेलिंग होगी, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, इस तरह की चीजें होंगी? नरेंद्र मोदी भी परेशान होंगे या चट मंगनी पट ब्याह हो जाएगा, कल ही सब कुछ हो जाएगा? क्या लग रहा है? मोदी जी सब कुछ फटाफट इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आरएसएस उन्हें बदलकर किसी और को पीएम पोस्ट के लिए करने का बनाए, उसके पहले काम तमाम कर दो जी। दूसरी बात, ये तो पहला कारण है जो कि पॉलिटिकल कारण है। दूसरी बात, मोदी जी का जो पूरा व्यक्तित्व और उनकी कल्ट फॉलोइंग और पूरा गोदी मीडिया और आईटी सेल जो मोदी भक्ति में लीन रहता है, हर गुजरते वक्त के साथ, हर गुजरते घंटे के साथ, दिन के साथ वो सब खतरे में आ जाएगा, क्योंकि इनडिसाइसिवनेस की स्थिति बनी रहेगी। तो लोग बोलेंगे ये क्या हो रहा है, ये तो भगवान के अवतार हैं, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, ये प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे, और वो माइनॉरिटी में है 240। ये बात बार बार परिलक्षित होती रहेगी, जो उनकी ब्रांड के लिए बहुत डेंजरस है। ये बात मोदी जी से ज्यादा कोई नहीं जानता, और इसलिए वो चाहते हैं कि इस पूरे नाटक का पटाक्षेप जल्दी से जल्दी हो जाए। चंद्रबाबू अगर संदीप जी अगर नरेंद्र मोदी की बात नहीं बनती है, 3-4 दिन लगता है, तो आपको लगता है कि, क्योंकि भाई एक चीज तो हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो बीजेपी है, 239 उनके पास सांसद हैं, और उनके पास जो एनडीए की संख्या है 291 है, यानी बहुमत पर एनडीए है, बीजेपी नहीं है। क्या आपको लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी थोड़ा सा उनको विलंब होता है, वो देर करते हैं, हीला हवाली चलती है, क्या इस बीच नितिन गडकरी कोई खेल खेल सकते हैं? क्योंकि आज की जो टॉप मीटिंग थी बीजेपी की, उसमें नितिन गडकरी नहीं थे, आज सिर्फ राजनाथ सिंह, अमित शाह, मोदी और नड्डा 4 लोग थे। तो आपको लगता है कि ये जो स्पेस है अगर 3-4 दिन का, इसमें नितिन गडकरी कुछ गेम खेल सकते हैं? मैं पहले आपसे सवाल पूछता हूं, फिर लखेड़ा साहब पे इस पर कमेंट लूंगा जी। जब मैंने कहा था कि आरएसएस किसी और को पीएम पोस्ट के लिए आगे कर सकता है, तो निश्चित तौर पर पहली प्रायोरिटी नितिन गडकरी जी ही होंगे। तो आपके सवाल का जवाब वही था।
अब मैं आता हूं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बात पे। देखिए, भारत में कोई भी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं बची है पिछले 10 सालों में जिसने या तो डायरेक्टली भयानक अपमान इनके हाथों न सहा हो, या जिनके नेता सीधे सीधे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स घसीट के जेलों में बंद न कर चुके हों, या जिनके घर परिवार, नाते, रिश्तेदारों, बिजनेस एसोसिएट्स पर इसकी गाज न गिरी हो, या जिन्हें अपने आप में निगल कर समाप्त न कर डाला गया हो। ये बात सारे क्षेत्रीय राजनीतिक दल बहुत अच्छे से जानते हैं और इसलिए मोदी जी का इन अलायंस पार्टनर्स को साथ मिलाकर मेजॉरिटी मार्ग तक जाना उतना ही कठिन होता जा रहा है, क्योंकि ये पिछले 10 साल का ट्रेंड है, 10 महीने 10 हफ्ते की बात नहीं है। ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है बीजेपी अंडर मोदी की, क्योंकि ये अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी नहीं है। उसका तो सूर्यास्त 2004 में जो हुआ तो वो परमानेंट सूर्यास्त हो गया था। इसलिए मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं दीपक जी, ये अब 1, 2, 3 दिन की बात नहीं है, अब ये बहुत लंबा ड्रामा चलेगा और इसमें बहुत सारे अब अलग अलग एक्ट्स आएंगे। भले ही ये फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लें, उसके बाद का रास्ता इनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये कोalition गवर्नमेंट नहीं चला पाएंगे, उसकी बहुत अलग मांगे होती हैं। और इंडिया अलायंस, आप बात समझिएगा, इंडिया अलायंस इतना मजबूत होकर उभरा है, हालांकि ये लोग आज भी दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बजाय उसका अपमान कर रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं, मजाक पूरा मोदी भाई, मैं आपकी बात समझ रहा हूं कि मोदी जी एक इसको 5 जी, अगर आज मोदी जी दोस्ती का हाथ बढ़ा दिए होते कि साथ मिलकर अब हम भारत निर्माण करेंगे, इंडिया अलायंस का उनके प्रति आक्रामकता घट जाती। उन्होंने इंडिया अलायंस पे आक्रमण करके सोशल मीडिया में ट्वीट्स वैसे डाल के, गोदी मीडिया से हमले करवा के ये सुनिश्चित कर दिया है कि इंडिया अलायंस अब उनके साथ मित्रता नहीं कर सकता। और यही अब भारत की राजनीति का अगले 1 से 2 साल का भविष्य होगा। होगा जी। लखेड़ा साहब, एक चीज, क्या आपको लगता है कि मान लीजिए मोदी जी के पास अब विकल्प जो है वो सिर्फ नायडू बाबू, नीतीश कुमार, क्योंकि मोदी जी के जो बाकी साथी हैं, अगर नीतीश कुमार को हटा दीजिए, 14-15 सांसद नीतीश कुमार के पास है, 15-16 टीडीपी के पास हैं, यानी इन लोगों के पास 30 की संख्या है। इनको हटा दीजिए तो कोई मोदी जी के पास जो बाकी जो अलाइज हैं, उनके जो बाकी सहयोगी हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट के हैं, उसमें रामदास अठावले टाइप के हैं जिनकी कोई हैसियत इस वक्त नहीं है, अजीत पवार के पास भी कुछ नहीं है, जो एनसीपी के इस वक्त हैं, शरद पवार के जो भतीजे हैं उनके पास भी कुछ नहीं। नॉर्थ ईस्ट वाला रहेगा नहीं। मैंने अभी आसाम से बात किया, नॉर्थ ईस्ट वाला अभी रहेगा नहीं। क्यों? आज रात से मोटा, अरे दादा, ये तो बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हो। आप कह रहे हो कि नॉर्थ ईस्ट, जहां 25 सांसद, आप कह रहे हो कि नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा कुनबा है वो मोदी जी के साथ नहीं जाएगा। नहीं, जो छोटा छोटा पार्टी जीत चुका है वो नहीं रहेगा। क्यों? मणिपुर है वायलेंस हिमंत विश्व शर्मा का कारण से। वो भी छोटा मोदी है ना भाई नॉर्थ ईस्ट के लिए, वो भी ऐसे डराते हैं, धमकाते हैं। मैं समझ गया, वो एक रीजनल प्रॉब्लम है। नॉर्थ ईस्ट की छोटी छोटी पार्टियां जो मोदी जी को सपोर्ट करती हैं, प्रसून दास जो असम के ब्यूरो चीफ रहे आनंद बाजार पत्रिका के, और पिछले 35 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, और टेलीग्राफ में भी आप काम करते, जी, टेलीग्राफ में भी आप काम करते थे। इनका ये कहना है कि नॉर्थ ईस्ट की जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, मेघालय है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर, ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये नहीं जाएंगी मोदी जी के साथ। एक तो सेंट्रल इशू मणिपुर वायलेंस है, जहां महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, और दूसरा इशू यह है कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, उनका जो बिहेवियर है वो इन्होंने कहा छोटे मोदी हैं, तो उनसे भी लोग खुश नहीं, यानी कहीं ना कहीं स्वभाव व्यवहार है। मैं आपसे पूछना चाह रहा था लखेड़ा साहब कि चलिए नॉर्थ ईस्ट भी इन्होंने हटा दिया, मोदी जी के पास तो कोई अब विकल्प बचा ही नहीं है। अगर नीतीश नाराज या नायडू बाबू थोड़ा सा रूठ गए, कोप भवन में बैठ गए, तो मोदी जी की सरकार नहीं बननी। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी और को साथ ले आए, क्योंकि जगन के पास भी नंबर नहीं है? नंबर किसके पास है जो मोदी जी के पास आ सकते हैं? मोदी जी नंबर हो या ना हो, जुगाड़ हो या ना हो,
और जुगाड़ की कोशिशें जारी रहते हुए सत्ता आखिरी सांस तक नहीं छोड़ेंगे। मैं बताना चाहता हूं आपको। अरे भाई सीधे लखेड़ा साहब सीधे बोलिए, आप ये कहिए ना कि फिर कोई पार्टी तोड़ देंगे, यही है, और क्या विकल्प हो सकता है कि कांग्रेस के नहीं कुछ सांसद छोड़ेंगे तोड़ दिए जी, क्योंकि मोदी के लिए सत्ता छोड़ने के पीछे एक सत्ता छोड़ना कोई आसान काम नहीं है उनके लिए। अगर मोदी ने सत्ता छोड़ी तो 2002 से गुजरात दंगों के बाद जो उन्होंने संजीव भट्ट से लेकर के रफाल डील से लेकर के जस्टिस लोया की हत्या से लेकर के कम से कम 15-20 मामले, वो मामले का रायता फैलेगा गुजरात से दिल्ली तक, कलकत्ता से दिल्ली तक, नागपुर से दिल्ली तक, पीएम केयर फंड, रफाल डील, ये और मैं आपको इलेक्टोरल बॉन्ड, पीएम केयर फंड, आपको हिंडनबर्ग रिपोर्ट, अडानी, और क्या जो सत्ता में आएगा तो अडानी नहीं कहेंगे मोदी जी को कि मोदी जी हमने आपको 22 साल ढोया है, कंधे पे रख करके आपने हमको ढोया है, ये हमारा, आप नहीं रहेंगे तो हमारा तो इंतजाम कर दो, कोई सुरक्षा कवच, सेफ्टी वॉल्व कहां है हमारा। तो मोदी जब सत्ता छोड़ेंगे तो वो सबसे पहले अडानी और उन तमाम जो सेठ हैं जो जिनकी गोद में मोदी बैठे हुए थे, उनके लिए सेफ्टी वाल्व का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। एक चीज और पूछना चाह रहा हूं, एक चीज मैं जरा यहां पर, आज एक स्टेटमेंट दिया बीजेपी के एक राष्ट्रीय महासचिव राधा मोहन अग्रवाल साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और बकायदा उन्होंने कैमरे पर बोला, जिस वक्त मोदी जी की सरकार फंस गई थी, जब वो गिनती जब अटक गई थी 241 पे, तब उन्होंने कहा कि डीएमके से हमारे दरवाजे खुले हैं। यानी वो स्टालिन के लिए उन्होंने एक मैसेज दिया कि अगर स्टालिन आना चाहें, डीएमके आना चाहे मोदी जी के पास, तो मोदी जी की बाहें खुली हैं, बीजेपी के दरवाजे खुले हैं, डीएमके आ सकते। तो क्या आपको लगता है कि डीएमके स्टालिन आ सकते हैं इनके पास, जो एक तरह से दूर दूर तक डीएमके सपने में भी इनके साथ नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में मुख्य विपक्षी पार्टी बनने का सपना बुन रही है और डीएमके ऐसी पार्टी जो उसको सत्ता से हटाने के लिए, उसे बदनाम करने के लिए, उसके खिलाफ केसेस लगाने के लिए, उसके नेताओं को फंसाने के लिए तमाम तरह के जो हथकंडे अपनाए पिछले 6 महीने में, 8 महीने में, तो क्या वो स्टालिन ऐसा कोई जोखिम उठाएंगे? और उनकी बड़ी ट्यूनिंग राहुल गांधी से चल रही है। अभी उनके करुणानिधि की कल 100वीं जयंती मनाई गई तो तमाम सोनिया गांधी बीमार होने के बावजूद भी वहां गई, उनका जो स्वागत सत्कार हुआ, राहुल गांधी गए, तमाम तरह का जमावड़ा वहां, तो ऐसा सवाल ही नहीं उठता। वो अपनी राजनीतिक हत्या नहीं करेंगे क्योंकि जो डीएनए है डीएमके का और आरएसएस और मोदी का जो डीएनए है कहीं मिलता नहीं है। कोई एक कोना दूसरे कोने से मिलता ही नहीं है, तो कोई दूर दूर तक कोई संभावना है नहीं। इन्होंने निगलना था छोटी पार्टियों को, तमिलनाडु की ये अन्ना डीएमके के 2-3 ग्रुप्स हैं, उनको ये निगल चुके हैं। अगर देखे जो मोदी के साथ गया है वो साफ हो गया, उनको पता है, सारे साफ हो गए। आप लिस्ट उठा के देखिए आज क्या हुआ। जिन्होंने ढुलमुल नीति अपनाई, चाहे वो नवीन पटनायक हैं, वो मोदी के साथ दोस्ती भी करते रहे, मिलके चलते रहे, हम तो इक्वी डिस्टेंस रखेंगे, इक्वी डिस्टेंस का फल मिल गया उनको, कितना अच्छी तरह मिला। किसने खत्म किया? बिकॉज ऑफ दी बीजेपी की जो एसोसिएशन थे उनके साथ। आप ये शिरोमणि अकाली दल कहां है? तमाम तरह के 4-3 साल से वो पाप धोने के लगे हुए हैं, उनको नस्तानाबूद हो गया पंजाब में। आप दूसरी पार्टियों के नाम गिनाइए मेरे को जो इनके साथ थे, सारा पार्टियां जो बीजेपी के साथ टच किया और वो भस्म हो गया, वो खत्म हो गया। तो कोई पार्टी इस मौके पर ऐसी डूबती हुई मोदी की और अमित शाह की सत्ता में सवार होना का मतलब है कि आत्महत्या करना। बिल्कुल सही। एक चीज संदीप जी, एक चीज ये पूछना मैं चाह रहा था
कि अगर डीएमके के दरवाजे बंद हैं, ममता के दरवाजे बंद हैं, केजरीवाल को आपने जेल में डाल रखा है, हेमंत सोरेन आपके अच्छे पार्टनर हो सकते थे, उनसे भी आपके रिश्ते खराब हैं, उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे, ये तो 30-35 वर्षों के रिश्ते थे हिंदुत्व की विचारधारा पे, वो भी अलग हो गए। आपको क्या लगता है कि अमित शाह ने हर जगह फ्रंट खोला, सबसे दुश्मनी कर ली, ए से, बी से, सी से, डी से, ई से, वो दुश्मनी पे दुश्मनी करते गए, हर जगह मोर्चे खोल दिए, आज उसको भुगत रहे हैं मोदी। अगर उन्होंने ईडी का दुरुपयोग ना किया होता, हेमंत सोरेन को जेल ना भेजा होता, केजरीवाल को जेल ना भेजा होता, उद्धव ठाकरे की पार्टी नहीं तोड़ी होती, उद्धव ठाकरे को कुर्सी से उतारा नहीं होता, शरद पवार की इज्जत रखी होती, उनको गुरु मानते थे मोदी जी, तो क्या आज मोदी जी इस संकट में ना होते? आज उनके पास कम से कम 2-4 और सहयोगी होते कि मोदी जी चलिए हम आ रहे हैं, अगर नीतीश कुमार नाराज हो गए। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ईडी सीबीआई का एक बहुत रूथलेस मिसयूज हुआ, आज वही आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं सामने खड़ा हो गया, सिला वही है कि आज कोई आने को तैयार नहीं है? मोदी जी के क्लोज सर्कल ने उनको यकीन दिला दिया था कि वो सिर्फ मानव ही नहीं, महामानव ही नहीं, स्वयं भगवान के अवतार हैं, और मोदी जी इसको मान बैठे। आई एम नॉट बायोलॉजिकल। दुनिया का कौन प्राइम मिनिस्टर ऐसी बातें करता है? एक नाम बताइए। मोदी जी जब खुद को बायोलॉजिकल ही नहीं मानते, डिवाइन मानते हैं, तो वो ये मान ही नहीं सकते कि उनकी कभी हार हो सकती है। देश की जनता ने आज उन्हें यह सिखा दिया कि आप न केवल बायोलॉजिकल हैं, बल्कि बहुत बड़ी आबादी आपकी राजनीति से अब अग्री नहीं करती है। इनकी सारी कैलकुलेशन यहां पर आके फेल हो गई। उनका यह सोच था कि हमारी दबाव की राजनीति, मोदी जी का पर्सनल मैग्नेटिक कैरिश्मा, खुद को डिवाइन बताने की चाल, हेट फील्ड स्पीचेस और राजनीति, गोदी मीडिया, बहुत बड़ा आईटी सेल, 24 घंटे जहर दिमागों में भरना और वेलफेयर की बड़ी चादरों की स्कीम, ये हमें हमेशा मेजॉरिटी में रखेगा। नहीं तो मोदी जी 2047 तक मैं पीएम रहूंगा ये नहीं बोलते, नहीं तो मोदी जी 1000 साल का विजन ये नहीं बोलते। मोदी जी हैज बिकम अ विक्टिम ऑफ हिज ओन मार्केटिंग स्पीयर, वो उसमें फंस गए जाके। और अब आज ये स्थिति हो गई है कि सारी लोकल रीजनल पार्टीज को ये पता चल गया है कि यदि हम मोदी जी के मजबूरी के समय भी उनके साथ गए, हमारा अंत सुनिश्चित है। तो मुझे तो उस क्षेत्रीय पार्टी पे दया आएगी जो वहां जाएगी। 6 महीने के अंदर वो पार्टी खत्म कर दी जाएगी, गारंटी लिखकर ले लीजिए। अब इसके बाद भी कोई जलता नहीं तो उसकी कुछ मजबूरियां रही होंगी, उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता जी। और लकीरा साहब दोपहर से मोदी जी और अमित शाह लगे थे, अल्टीमेटली नीतीश कुमार से उनकी बात हो गई है। नीतीश कुमार पटना से सुबह 11 बजे दिल्ली पहुंच रहे हैं और उधर नायडू बाबू से भी उन्होंने काफी रिक्वेस्ट करी है और वो भी पहुंच रहे हैं। तो कल नायडू बाबू नीतीश कुमार आ रहे हैं, आपको लगता है कल ही बात बन जाएगी? क्या मोदी बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं नीतीश कुमार को और नायडू बाबू को? कल ही बात बन जाएगी या कल से बात शुरू होगी? मुझे अप्रेंशन है मेरे दिमाग में कि हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक या दोनों, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, कोई बहाना बना करके कल दिल्ली यात्रा को टाल दे सकते हैं, टाल सकते हैं। फिलहाल तो आ रहे हैं, जो फिलहाल तो नीतीश कुमार के ऑफिस ने कहा है कि दे आर कमिंग, कल आ रहे हैं वो कोई नायडू बाबू भी आ जाए जी। जब आ जाएंगे तब आप भी और हम भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको कोई जल्दी नहीं है, जल्दी मोदी जी को है, इनको कोई हड़बड़ी नहीं, इनकी कहीं कोई सरकार नहीं गिर रही है। चंद्रबाबू नायडू स्टेट में मुख्यमंत्री का भी चुनाव, असेंबली का चुनाव भी जीत गए हैं और उनको कोई हड़बड़ी नहीं है। 2 दिन बाद शपथ लेंगे, 6 दिन बाद शपथ लेंगे। मैं ये नहीं मानता कि इतनी हड़बड़ी में वो कोई कदम उठाएंगे। देखिए, मोदी से मिलने का मतलब है कि मोदी से कमिटमेंट कर लेना।
तो वो हो सकता है 1% मैं आपको बता रहा हूं कि हो सकता है कि वो मीटिंग करने के बाद के साथ ये भी बोले कि आप प्रपोजल दीजिए, हम आपके प्रपोजल को पार्टी में डिस्कस करते हैं। मतलब वो कोई ना कोई इफ एंड बट तो लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि चंद्रबाबु नायडू मोदी से मिले। मुझे संभावना कम लग रही है, जो मैं पॉलिटिक्स को समझता हूं, कि नीतीश कुमार दिल्ली आए, बाहर पीएम हाउस के बाहर माइक बिहार भवन के बाहर बाइट दे दी कि मेरी मोदी जी से बहुत अच्छी बातचीत हो गई है और हम लोग सहमत हैं, मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए हम एग्री हो गए हैं। मुझे इसमें डाउट लग रहा है, इतना जल्दी ये नहीं करेंगे, क्योंकि इधर कुआं है उधर खाई है इनके लिए, क्योंकि इन्होंने उन पार्टियों का हश्र देख लिया है जिन्होंने मोदी जी को टच किया या उनकी गोद में बैठे या उनके पेड़ के नीचे, छतरी के नीचे जो खड़े हुए हैं, उनका अंत हुआ है। और अभी अगर कोई उनको ऐसे डूबती हुई नाव को टच करने की कोशिश करेगा बिना किसी जरूरत के, चंद्रबाबू नायडू को कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, चंद्रबाबू नायडू को केंद्र में कोलिशन, इंडिया अलायंस की कोलिशन ज्यादा सूट करती है। मैं आपको इस बात की 100% शूट करती है। उनका जो कम्युनिकेशन का इसलिए शूट करती है कि जनता परिवार के लोग, उनके लेफ्ट वालों से भी रिलेशन खराब नहीं है। मुझे मालूम है कि सीपीएम वगैरह से उनके रिलेशन बहुत बेहतरीन है, सीताराम येचुरी से उनके रिलेशन ठीक है, वो बीजेपी के साथ चले गए थे, लेकिन रिलेशन खराब नहीं है। और चंद्रबाबू नायडू को साउथ की पॉलिटिक्स करनी है, उनको मुस्लिम्स की भी उनका सपोर्ट बेस है, उनका ओबीसी भी सपोर्ट बेस है, तो वो ऐसा हड़बड़ी में कोई कदम नहीं उठाएंगे कि जिसको बीजेपी के अंदर मैंडेट नहीं मिला। अगर वो 272 उनके अपने बल पे आ गए होते तो वो कहते ठीक है हम आउटसाइड सपोर्ट देंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू एक ऐसा आदमी है जो कभी सरकार में शामिल नहीं होगा, चाहे वो इंडिया अलायंस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। आप लिख के रख लीजिए मेरे से, कभी शामिल नहीं होता। उसका स्टाइल है काम करने का, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को करनी है आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स। चंद्रबाबू नायडू उनके करीबी लोगों के मैं बहुत करीब रहा हूं, चंद्रबाबू नायडू को मैंने कई इंटरव्यू किए, लेकिन मेरा जो उसकी जो साइकोलॉजी है, वो दिल्ली में अपनी पार्टी का पावर सेंटर इमर्ज नहीं करने देते। बहुत मुश्किल से शामिल हुए थे देवेगौड़ा के साथ। क्या आपको लगता है कि शरद पवार वो भी कल दिल्ली आ रहे हैं? इंडिया की भी बैठक है, अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं वो भी आ रहे हैं कल बैठक में। क्या शरद पवार हस्तक्षेप कर सकते? हो सकता है नायडू बाबू शरद पवार से भी मिल ले मोदी से मिलने के बाद, क्योंकि गठबंधन में मोदी जी की पार्टी में थोड़ी ना है वो नायडू बाबू। देखो आपको, हाँ देखो वो ठीक है, देखिए गठबंधन में है, पार्टी में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वो अगर दिल्ली आते हैं, वो निश्चित रूप से उनकी हो सकता है कि कोई गुप्त बैठक करें वो या खुली बैठक करें, मतलब ऐसी भी संभावना होगी कि वो अगर मोदी से मिले तो हो सकता है कि यहां से भी इनफॉर्मली उनकी चर्चा हो, बातचीत हो। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के सामने विकल्प खुले हुए हैं, नीतीश कुमार के सामने अच्छे विकल्प खुले हुए हैं, चंद्रबाबू नायडू के सामने बेटर विकल्प है कि वो बजाय कि बीजेपी के साथ एसोसिएट होने के, वो ऐसी सरकार चाहे जिससे वो रेगुलर कम्युनिकेशन के चैनल खुले रखें, रेगुलर बातचीत करके रखें। और मोदी के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि मोदी एक डूबता हुआ जहाज है, जिनको अपनी पार्टी में ही वो उनकी 400 पार के चक्कर में वो 240 पार नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक कमजोर प्रधानमंत्री को जीवन दान देने के लिए अपना जीवन दांव पर चंद्रबाबू नायडू नहीं लगाएंगे, अपना जीवन जो है नीतीश कुमार दांव पर नहीं लगाएंगे तो 10 बार सोचेंगे। बाहर से सपोर्ट करेंगे तो वो डेली वेज की सरकार होगी, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। बहरहाल अब नीतीश कुमार को डिसाइड करना है और नायडू बाबू को डिसाइड करना है। देखना ये होगा कि भाई कितना बार्गेनिंग पावर है, कितनी बार्गेन होती है नीतीश कुमार क्या। जी हाँ बोलिए। हमेशा लालू जी कहते थे नीतीश का पेट में दांत है, इसका मतलब आप समझिए माने नीतीश का पेट में दांत है। लालू जी हमेशा मतलब वो अपना पत्ता कभी दिखाते नहीं है। वो जा सकता है दिल्ली,
लेकिन क्या करेगा किसी का पता नहीं चलेगा। जी जी जी, नहीं, मैं जाहिर तौर पर नीतीश, मुझे लगता है काफी जिस उम्र के ढलान पर वो हैं और जिस जिस ऊंचाई पर आज की तारीख में फैग एंड द कैरियर में नीतीश किस तरह से पेश आएंगे मोदी जी के साथ, क्योंकि यहां पर नीतीश के पास दो विकल्प हैं, मोदी जी के पास विकल्प नहीं है। मैं संदीप जी, नीतीश के पास विकल्प है, नायडू बाबू के पास विकल्प है, ऑप्शन है, मोदी जी के पास ऑप्शन नहीं है। तो आपको क्या लगता है कल की बातचीत एक तरफा होगी, मोदी जी को हाँ 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 कहना है, मोदी जी के पास नो कहने का इस वक्त कुछ रहा नहीं, मोदी जी के पास कोई विकल्प नहीं है? मिस्टर मनु धने, बातचीत होगी इस बात की गारंटी कौन दे रहा है? जी, ये किसने कहा कि बातचीत होगी? नहीं, ये तो अभी आज तक और मीडिया में आ रहा है कि साहब कल 11 बजे दिल्ली आ रहे हैं नीतीश कुमार और 2 बजे नायडू बाबू आ रहे हैं। आने दीजिए, हो सकता है वो आए ही नहीं, बीमार पड़ जाएं कल दोनों अचानक से, हो सकता है आए और मिले ही नहीं। राजनीति में तो आप इस स्टेज पर आके यही सब होगा। ये दोनों उसी शर्त पर मोदी जी के साथ जाएंगे यदि मोदी जी के कुछ खास सिपा सलार मोदी जी परमानेंटली त्यागने का वादा करें। ये पक्की खबर है। इन्होंने शर्त रख दी है मोदी जी के सामने कि वो जो मिस्टर एक्स हैं उनको हमेशा के लिए हटाओ, फिर हम अगले स्टेप की बात करेंगे। दूसरी बात, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से नीचे अगर ये लोग मान जाते हैं तो इनके राजनीतिक कौशल पर मुझे बेहद संदेह होने लगेगा। और तीसरी बात, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना मोदी जी के बस का है ही नहीं, जिस तरह की सर्वोच्च सत्ता के वो आदी हैं। अब इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ लीजिए, आपका जवाब आपके सामने। चलिए, कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी एक बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति में फंस गए। जी, हम जाने का पहले एक चीज बताना चाहते हैं, कम से कम वाइंड अप कर रहा हूं, बताइए। यूट्यूब चैनल पे जयडंका बज चुका है, क्योंकि हम लोग 240 बोल रहा था मोटे तौर पर, और 240 पे बीजेपी लटक गया है। तो आपको भी बधाई और सब लोग का भी बधाई जो लोग चैनल पे आए थे, और सब लोग हम लोग मिल करके कम से कम सही आकलन बोल चुके हैं। नहीं, मुझे मेरा वीडियो भी देख लीजिए, मैं दोस्तों से कहना चाहूंगा कि ना ही हम लोग ने कोई ऐसा एग्जिट पोल किया था प्रदीप गुप्ता की तरह, और उमाकांत को भी बधाई नहीं मेरे को दीपक जी के साथ मिलाने के लिए। मैं सिर्फ पुराना दोस्त है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, हैदराबाद में मिल चुके हैं। जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं अपने दोस्तों को कि ये जो फिगर था 240 से 250, आप तमाम स्टोरीज देख सकते हैं। ये लखेड़ा साहब जैसे, संदीप मनु धने जैसे, प्रसून आचार्य जैसे, जो 30-30, 35-35 साल से जो जर्नलिस्ट हैं, और भी कई जर्नलिस्ट हैं जैसे टाइगर हैं या सुधीर सूर्यवंशी हैं या अनुराग चतुर्वेदी हैं, अरे प्रोफेसर निष्कलंक है, जिन्होंने जर्नलिज्म में पैसा नहीं कमाया, जिन्होंने प्योर जर्नलिज्म की है, उनकी पारखी आंखों से देखकर हमने ये हर ब्यूरो चीफ से, कोई कलकत्ता का ब्यूरो चीफ है, कोई तमिलनाडु का एक्सपर्ट है, कोई महाराष्ट्र का एक्सपर्ट है, कोई यूपी का एक्सपर्ट है, इन सबसे बातचीत करके ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जान के ऐसा लग रहा था कि मोदी 240 क्रॉस नहीं कर पाएंगे, 250 के नीचे रहेंगे। और यही कमोबेश योगेंद्र यादव, उनका जो आकलन था वो भी यही था, 250 के नीचे। और मुझे लगता है कि 240-250 में ही मोदी जी फंस गए और नीतीश कुमार और नायडू बाबू के हाथ में बाजी चल गई। कुल मिलाकर एक बड़ी मुसीबत में है। और लास्ट कमेंट लूंगा संदीप जी, यस और नो, इज मोदी जी इज इन ट्रबल? मुश्किल में वो तो ट्रबल में है ही, लेकिन मैं यहाँ एक अपील करना चाहता हूं, मुझे इजाजत दीजिए, 1 मिनट का समय दीजिए। ले लीजिए। जितने भी 1.5 लाख लोग अभी आधी रात को दीपक जी का चैनल देख रहे हैं, याद रखिए, भारत मुंडक उपनिषद का देश है। मुंडक उपनिषद में हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा दी गई है, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येन क्रमन्त्या ऋषियो हृदयाप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परमम निधानम। ये देश आज लोकसभा चुनाव में नफरत की राजनीति को सिरे से नकार चुका है। हमें उस सिग्नल को पढ़ना चाहिए। और आप लोगों ने, जो 1.5 लाख लोग यहां बैठे और इससे बहुत ज्यादा
आपने नफरत की खतरनाक राजनीति को रिजेक्ट किया है। आपने गांधी जी और नेहरू जी के दिए हुए वैल्यूज को फिर से स्थापित किया है अपने वोट की ताकत से। इसे बिखरने मत दीजिए। और एक मेरी आप सबसे अपील है, कमेंट थ्रेड में अभी के अभी सारे 1.5 लाख लोग लिखिए गांधी नेहरू जिंदाबाद। ये है आपका कमिटमेंट और आपका इस देश के प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति सम्मान। गांधी नेहरू जिंदाबाद, हर आदमी ये लिख के जाएगा। जी, लास्ट कमेंट मिस्टर लखेड़ा, क्या आपको लगता है कि मोदी जी के लिए आने वाले 15 दिन एक बहुत ही डिसाइडिंग होंगे उनके करियर के? नहीं, 15 दिन क्यों, जितने दिन तक मोदी जी इस लंगड़ी सरकार को चलाएंगे तब तक उनके लिए चैन की नींद सोना बहुत मुश्किल है। ये उनका एंड गेम की शुरुआत है। एक जब कोई पेड़ गिरता है तो वो पेड़ धीरे धीरे करके वो गिरता है और जमीन पर धड़ाम गिरता है, तो धीरे धीरे करके वो पहले टेढ़ा होता है, 2-4 साल और 1-2 मिनट टेढ़ा रहता है, फिर वो जमीन पे गिरता है। तो मोदी जी के जो राजनीतिक कैरियर है वो दीर्घायु हो, हम उनके लंबे जीवन की कामना करते हैं, लेकिन राजनीतिक कैरियर का ये फुल स्टॉप की शुरुआत हो गई है। और मैं आपके चैनल के जरिए ये बताना चाहता हूं कि अगर उन्होंने सरकार चलाने की कोशिश की डेली बेसिस पर, तो 2026 के सितंबर से लेकर के अक्टूबर के बाद देश में एक मिड टर्म इलेक्शन होगा। इसको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसी सरकार चलेगी नहीं। प्रसून, लास्ट कमेंट, क्या आने वाला एक हफ्ता बहुत कुछ शेप अप करेगा? और एक लाइन और जोड़, मैं 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का पतन हुआ था, मैं रिपोर्टर था, नेताओं के घरों में जाता था, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता था, ऑफ द रिकॉर्ड बातें करता था। किसी को दूर दूर तक कल्पना नहीं थी कि अटल बिहारी वाजपेयी की चमकता सूरत, भारत उदय, शाइनिंग इंडिया, उनके पार्टी के विरोधियों को, मोतीलाल बोरा जी, इसका मैंने इंटरव्यू किया चुनाव के 2 महीने पहले, उन्होंने कहा उमाकांत जी आप क्या बात कर रहे हैं, हम तो बर्बाद हो गए, पार्टी सत्ता में नहीं आने वाली है, दोबारा अटल जी आने वाले हैं, अब तो क्या होगा हमारा। और 1.5 महीने बाद जश्न का माहौल था कांग्रेस दफ्तर के बाहर। तो ये पॉलिटिक्स होती है। लास्ट कमेंट जी प्रसून जी, लास्ट कमेंट, आने वाले 15 दिन मोदी जी का एक रास्ता डिसाइड हो जाएगा। मोदी जी तो हड़बड़ी से शपथ ले लेंगे, लेकिन इसके बाद पार्लियामेंट में सरकार गिर भी सकता है। ओके, बिल्कुल, पार्लियामेंट में सरकार गिर भी सकता है। शपथ लेना मोदी जी के लिए आसान है, जो इस वक्त उनके पास नंबर है, लेकिन संसद के भीतर अब मोदी जी के पास प्रचंड बहुमत नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है। कहां तो स्पेशल मेजॉरिटी की बात हो रही थी, जो 362 की जो संख्या है वहां पर होती थी, जहां संविधान बदलना चुटकी का खेल मोदी जी के लिए हो जाता। और अब अपनी सरकार पे विश्वास मत लेना मुश्किल है, यानी ये हालत मोदी जी की हो गई है। आज का जो मशीनें खुली हैं, दोस्तों आप हमारे साथ रहे और आपने इस रात इस पहर ये प्रोग्राम को देखा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कमेंट्स के लिए शुक्रिया। हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि आपके हौसलों से ही ये आवाज है, आप हैं तो हम हैं, और आपके जो हौसला है, आपका जो सपोर्ट है, वही हमारी आवाज को, और ये जितने भी आप पैनलिस्ट देखते हैं, शायद हो सकता है, मैं जानता हूं लखेड़ा साहब को कितना परेशान किया जाता है, क्योंकि ये इनका एक्रेडिशन छीन लिया गया, ये आज की तारीख में पार्लियामेंट नहीं जा सकते। छीन लिया गया, मेरा चला गया जी। तो यही हाल प्रसून जी का है। बहुत से हमने लोगों का छीना गया, उनकी लड़ाई लड़ी, जिनका छीना गया उनकी लड़ाई लड़ी हमने, उसको रिस्टोर करवाया। पार्लियामेंट पास है आपके पास या वो भी नहीं है? मेरे पास पार्लियामेंट का पास है, लेकिन मैंने पार्लियामेंट की एंट्री को लेकर के हमने 400 पत्रकारों का जुलूस निकाला। फ्री इंडिया में पहला जुलूस निकला कि मोदी सरकार ने संसद में मेरा पास चला गया है। अगर आपकी मेहरबानी रही तो पार्लियामेंट में 20 साल से कवर कर रहा हूं, मुझे पास दिलवा दीजिएगा इस बार, कम से कम जो नेक्स्ट सेशन हो पार्लियामेंट का मैं जा सकूं। बहरहाल ऐसे मेरे जैसे कई पत्रकार हैं जिनके साथ उनका पार्लियामेंट का पास या उनका एक्रेडिशन है, बहुत सी